डिस्क्लेमर, ये उपन्यास एक काल्पनिक कहानी पर आधारित है और ये लेखक की सोच का परिणाम है। इसका कोई भी जाति, धर्म, रीति रिवाज या सामाजिक विश्वास को अपमानित करने का कोई इरादा नहीं है। ये सिर्फ मनोरंजन के उद्देश्य से बनाया गया है। नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है हिंदी वेब नॉवेल ऑडियो बुक पर। हम आगे सुनने जा रहे हैं एक बेहद रोमांचक कहानी, माई सीक्रेट फास्ट फूड सिस्टम, जीरो से हीरो तक की कहानी। तो चलिए, बिना देर किए शुरू करते हैं आज की कहानी। एपिसोड 31 मास्टरफुल बैंक्वेट कुकिंग स्किल्स। बाई ये द्वारा पूछताछ करने पर उन्हें पता चला कि कुल 7 मेहमान आए थे, 3 बुजुर्ग और 4 युवा। ये सातों मेहमान इस प्रांत के नहीं थे, इसलिए बाई ये ने अपने द्वारा बनाए जाने वाले व्यंजनों में कुछ बदलाव किए। बाई ये ने थोड़ी देर सोचा, फिर कुछ सामग्रियां चुनी और उन्हें तैयार करना शुरू कर दिया। क्योंकि सब्जियों का केवल एक ही हिस्सा काटना था, इसलिए बाई ये ने एक क्लिक में काटने वाले फंक्शन का इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि इसकी जरूरत नहीं थी। एक शेफ के तौर पर चाकू चलाने का कौशल उनका बुनियादी प्रशिक्षण था। ओल्ड बॉस के साथ बिताए 2 वर्षों के दौरान उन्होंने सब्जियों को काटने से शुरुआत की। सब्जियां काटना, सामग्री तैयार करना और बगल से ओल्ड बॉस को खाना बनाते देखना, ये सिलसिला 1.5 साल तक चलता रहा। पुराने बॉस ने कहा कि वह बहुत प्रतिभाशाली बच्चा था, वह हमेशा तेज था और हर चीज में अच्छा था, और वह धैर्यपूर्वक हर दिन लगन से अभ्यास भी कर सकता था। बाई ये की चाकू चलाने की कुशलता किसी भी तरह से एक क्लिक में काटने के गोल्डन फिंगर मानक से कम नहीं थी। झाओ टोंगहू एक तरफ से सब्जियां चुनने और धोने में मदद कर रहा था। वह उन्हें धोकर बाई ये को दे देता, जो उन्हें झटपट काट देता। झाओ टोंगहू सचमुच प्रभावित हुए और बोले, छोटे भाई, चाकू चलाने में तुम्हारा कौशल उत्कृष्ट है। इतना कहकर उसने अंगूठा ऊपर करके इशारा किया। बाई ये ने झाओ टोंगहू को देखकर मुस्कुराया और अपना काम जारी रखा। आप कितनी फ्राई सब्जियां बना रहे हैं? यहाँ पहले से ही 4 मुख्य व्यंजन हैं, मैं 6 तरह की सब्जियां बनाऊंगी। बाई ये ने पास में रखे बड़े बर्तन की ओर इशारा करते हुए कहा। एक तरफ मीटबॉल और ब्रेस्ड पोर्क बेली से भरा स्टीमर था, और दूसरी तरफ पोर्क हॉक था। ब्रेस्ड मीट ठंडा ही अच्छा लगता था, वह बस उसे काटकर बाद में प्लेट में परोस देगा। बाई ये इस समय ठंडे व्यंजन बना रही थी। ठंडे व्यंजन सरल थे, ठंडे स्टार्च वाले नूडल्स तैयार थे, और स्टीमर में उबला हुआ बैंगन भी था। बैंगन को भाप में पकाने के बाद उसे बीच से चीरकर पतली पतली पट्टियों में फाड़ा जाता था। उस पर सॉस डाली जाती थी, बारीक कटा हुआ लहसुन छिड़का जाता था और फिर 1 चम्मच गर्म तेल डाला जाता था। परोसने के लिए तैयार। झाओ टोंगहू ने सूंघा, फिर लहसुन वाले बैंगन और ठंडे स्टार्च वाले नूडल्स दोनों को ऊपर ले गया। वह वापस लौटा और अच्छी तरह से भाप में पके हुए मीटबॉल और ब्रेस्ड पोर्क बेली भी ऊपर ले गया। तीसरी यात्रा में, ये बाघ की खाल से बना सुअर का मांस और धीमी आंच पर पकाया हुआ मांस था। वाह, ये सुअर का मांस तो बहुत बढ़िया बना है। सुअर के मांस का एक टुकड़ा चखने के बाद तीनों बुजुर्गों में से एक ने मुस्कुराते हुए कहा, ये नर्म और स्वादिष्ट है। मेरे दादाजी को सुअर का मांस बहुत पसंद है। बुजुर्ग के बगल में खड़े एक युवक ने मुस्कुराते हुए कहा। वो किसी भी प्रकार के सुअर के मांस को स्वादिष्ट बताते हैं। बकवास, तुम्हारे दादाजी इतने असभ्य नहीं हैं। ये सुअर का मांस सचमुच बहुत स्वादिष्ट है, बूढ़ी औरत ने मुस्कुराते हुए डांटते हुए कहा। अगर तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं है, तो खुद चख कर देख लो, बदमाश। उस युवक ने एक टुकड़ा उठाया और उसे चखते हुए धीरे से ओह कहा, अरे वाह, ये तो वाकई स्वादिष्ट है। मुझे भी कोशिश करने दो। एक और बुजुर्ग महिला थी, जिनका नाम बुजुर्ग महिला था। उन्होंने सुअर के पैर की खाल नहीं खाई, बल्कि जहां से उसे अभी अभी काटा गया था, वहां से दुबला मांस का एक टुकड़ा उठा लिया। दादी, दुबला मांस मत खाओ। सुअर के मांस के लिए चर्बी वाला हिस्सा खाना पड़ता है। दुबला हिस्सा स्वादिष्ट नहीं होता और मांस सख्त होता है, बूढ़ी महिला के बगल में खड़े युवक ने कहा। जी हाँ, दादी ली, सुअर के मांस की खाल खा लीजिए। ये बिल्कुल भी चिकनी नहीं है। हालांकि बूढ़ी महिला ने दोनों पक्षों के युवकों की बात नहीं सुनी और बड़े ध्यान से उस दुबले मांस के टुकड़े का स्वाद लिया। यह मानना पड़ेगा कि सुअर के मांस की खाल और चर्बी वाकई स्वादिष्ट थी, खासकर गर्मा गर्म। लेकिन अंदर का दुबला मांस भी बुरा नहीं था। मांस नर्म, रसदार और आश्चर्यजनक रूप से स्वादिष्ट था, यहाँ तक कि उसमें हल्की सी सुगंध भी थी। इसमें कौन कौन से मसाले डाले गए थे?
बूढ़ी महिला ने आंखें बंद कर ली और ध्यान से चखते हुए कहा, अच्छा, सचमुच बहुत अच्छा। चेन झिगुओ और बूढ़ी महिला पहले ही खाना खा चुके थे, इसलिए वे स्वाभाविक रूप से जानते थे कि आज के चारों मुख्य व्यंजन उच्च स्तर के थे। मेज पर परोसे गए व्यंजनों में सबसे स्वादिष्ट धीमी आंच पर पकाया गया मांस था, उसके बाद अन्य मुख्य व्यंजन थे। बाकी व्यंजनों का स्वाद किसी रेस्तरां के शेफ द्वारा तैयार किए गए भोजन जैसा था। वे बुरे नहीं थे, लेकिन वे बहुत शानदार भी नहीं थे। तो जब बड़ों ने एक एक करके सुअर के मांस का स्वाद चख लिया, तो चेन परिवार के सबसे बड़े बेटे ने मुस्कुराते हुए कहा, अंकल सोंग, आंटी ली, अंकल सन, आप सब क्यों न धीमी आंच पर पका हुआ मांस चख लें। अरे, क्या इस पके हुए मांस में कुछ खास बात है? सुआ का मांस सबसे पहले खाने वाले बूढ़े सोंग ने चेन झिगुओं की ओर देखा। मेज पर रखे व्यंजनों में से उसने सभी गर्म व्यंजन खा लिए थे, लेकिन ठंडे व्यंजनों में से एक भी नहीं खाया था। चेन परिवार के तीनों बेटों ने यह बात जरूर देखी होगी। अब उसे इसे आजमाने के लिए प्रेरित करने के लिए कोई न कोई कारण जरूर होना चाहिए। जब आप इसे चखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा, चेन झिगांग ने भी बगल से मुस्कुराते हुए कहा। चेन परिवार के दोनों बेटों के बोलने के बाद सभी की दिलचस्पी बढ़ गई। उन्होंने चॉपस्टिक उठाई, एक टुकड़ा उठाया और ध्यान से उसका स्वाद चखा। अगर टाइगर स्किन पोर्क हॉक के लिए सी ग्रेड स्टूइंग सामग्री मेज पर बैठे बुजुर्गों की सर्वसम्मति से स्वीकृति प्राप्त कर सकती है, तो बी ग्रेड रेसिपी स्वाभाविक रूप से उन्हें और भी अधिक पसंद आएगी। ठंड होने के बावजूद इससे स्कोर पर कोई असर नहीं पड़ा। एक टुकड़ा खाने के बाद कई लोगों ने अनजाने में दूसरा टुकड़ा उठा लिया। प्रशंसा की कोई कमी नहीं थी, क्योंकि शाम को इस मेज पर सभी बुजुर्ग लोग बैठे थे, इसलिए बाइये द्वारा बनाए गए सभी व्यंजन थोड़े नर्म और अधिक कोमल थे। क्योंकि वे स्थानीय निवासी नहीं थे, इसलिए बाइये ने केवल पूर्वोत्तर के व्यंजन ही नहीं बनाए, बल्कि अन्य स्वादों वाले कई व्यंजन भी शामिल किए। बीन पेस्ट के साथ तले हुए सुअर के मांस के टुकड़े, नर्म तले हुए सुअर के मांस के टेंडरलॉइन, काली मिर्च के साथ बीफ टेंडरलॉइन और खीरे के अंडे के सूप का एक कटोरा बनाने के बाद झाओ टोंगहू अचानक वापस लौटी। छोटी बाई, क्या तुम कैंडीड फ्रूट बना सकती हो? हाँ, बाई ने ऊपर देखते हुए कहा, क्या यह मिठाई के लिए है? हाँ, हमें मिठाई चाहिए, लेकिन उन मेहमानों ने आपको एक चुनौती दी है। झाओ टोंगहू ने अपना सिर खुजाते हुए कहा, वे चाहते हैं कि आप मिठाई बनाएं, लेकिन यह नर्म भी होनी चाहिए, क्योंकि वे बूढ़े हैं और उनके दांत कमजोर हैं। झाओ टोंगहू वास्तव में इन लोगों के कहने का मतलब समझ नहीं पा रहा था। भला वे किसी भोज में आकर अपनी पसंद के व्यंजन कैसे मंगवा सकते हैं? बाई ये को कोई आपत्ति नहीं थी। उन्होंने थोड़ी देर सोचा और सिर हिलाकर कहा, ठीक है, उनसे कह दो कि थोड़ी देर इंतजार करें। सौभाग्य से खाना अभी अभी परोसा गया था और वे थोड़ी देर तक खाते रहेंगे, इसलिए उसके पास तैयारी करने के लिए अभी भी समय था। ये तो बस मिठाई वाले फल हैं, है ना? ये तो मुश्किल नहीं है। बाई ये ने दो बड़े शकरकंद चुने, उन्हें धोया, छीला और टुकड़ों में काट लिया। उसने एक प्लेट पर प्लास्टिक रैप फैलाया और उन्हें स्टीमर में रख दिया। पतले पतले टुकड़ों में काटने के बाद इन्हें भाप में पकाना वास्तव में बहुत आसान था। 15 मिनट में ये शकरकंद पूरी तरह पक गए। बाई ये ने उन्हें बाहर निकालने के बाद सीधे चम्मच से उन्हें मसलकर शकरकंद का पेस्ट बना लिया, फिर उसे चखा और उसमें थोड़ा सा चिपचिपा चावल का आटा मिलाकर तब तक हिलाया जब तक कि वह अच्छी तरह से मिल न जाए। शकरकंद के पेस्ट को निचोड़कर छोटी छोटी गोलियां बनाने के बाद उन्होंने उन्हें सीधे तब तक डीप फ्राई किया जब तक कि वे अपना आकार बनाए रखने में सक्षम न हो जाएं, फिर उन्हें निकाल लिया। क्योंकि उसने काफी ज्यादा तल दिया था, इसलिए झाओ टोंगहू ने उसमें से एक चुराकर खा लिया। वह गर्मागर्म और बहुत स्वादिष्ट था। छोटे भाई, तुम सबसे अच्छे हो। झाओ टोंगहू ने एक बार फिर अंगूठा ऊपर करके बधाई दी। शकरकंद को मसलकर पेस्ट बना दिया गया और फिर उसे चाशनी में डुबो दिया गया। यह मिठाई इतनी मीठी थी कि जरा सी ताकत लगाने पर भी टूट जाती थी। यहाँ तक कि जिनके दांत नहीं हैं वे भी दो खा सकते हैं। यह विचार वाकई लाजवाब था। बाई ये ने अपना सिर झुकाया और एक नजर डाली, क्या मैं तुम्हारे लिए कुछ मिठाई बचाकर रखूं? जी हाँ, झाओ टोंगहू ने उत्सुकता से सिर हिलाया। एक ही बार में दर्जनों शकरकंद के मीटबॉल तले गए थे, कुछ कम होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। उसने दूसरा बर्तन लिया और उसमें मिश्री डालकर चाशनी उबालना शुरू कर दिया। बाई ये ने याद दिलाते हुए कहा, बड़े भाई झाओ, आपको पहले ठंडा पानी भेजना चाहिए।
सिर्फ तैयार हो जाने के बाद मीटबॉल डालने में बस 1 या 2 मिनट ही लगेंगे। अगर वे तब तक ठंडा पानी लाने का इंतजार करते तो बहुत देर हो जाती। ठीक है। झाओ टोनगहू ने ठंडे पानी का एक कटोरा लिया और उसे बाहर भेज दिया। बाई ये की निगाहें बर्तन में उबलते हुए सिर्फ पर टिकी हुई थीं। सही गाढ़ापन आने पर उसने झटपट उसमें मीटबॉल डाल दिए और फिर आंच बंद कर दी। मैश किए हुए शकरकंद के मीटबॉल चाशनी में लुढ़क रहे थे और जल्द ही उन पर चाशनी की एक चमकदार परत समान रूप से चढ़ गई। जब बाई ये ने मीटबॉल परोसे तो वह चूल्हे के बगल में एक छोटी प्लेट में लगभग 10 मीटबॉल रखना नहीं भूला। मीठे आलू की मिठाई का इंतजार नहीं किया जा सकता था, इसलिए बाई ये ने खुद ही प्लेट उठाए और उसे परोस दिया, क्योंकि वैसे भी वह आखिरी व्यंजन था। आधे रास्ते में उसकी मुलाकात झाओ टोनगहू से हुई। बाई ये ने उसे आंख मारते हुए कहा, जल्दी करो। झाओ टोनगहू ने खुशी खुशी अपनी गति बढ़ा दी। जैसे ही ठंडा पानी लाया गया, सबको पता चल गया कि मीठे आलू की मिठाई जल्द ही परोसी जाएगी। अपनी पिछली फरमाइशों को याद करते हुए सब सोच रहे थे कि यह नौजवान किस तरह की मिठाई बनाएगा। मुझे लगता है कि इसमें कैंडीड फ्रूट होना चाहिए। फल चबाने में आसान होते हैं। मुझे लगता है कि वह चीनी के साथ कुछ खास कर सकता है। मैं कल्पना भी नहीं कर सकता कि मिठाई से बने व्यंजन के साथ और क्या-क्या तरकीबें हो सकती हैं। कई युवा आपस में बातचीत कर रहे थे और जैसे ही उनकी आवाजें धीमी हुई, बाई ये पहले ही अंदर आ चुकी थी और हाथ में थाली लिए दरवाजे पर दस्तक दे रही थी। ये आ रहा है, ये आ रहा है। युवक, जल्दी आओ। बाई ये ने प्लेट को बीच में रख दिया। इस समय तक मेज पर कई प्लेटें पहले से ही खाली थीं। बाई ये ने उन पर एक नजर डाली और समझ गया कि वे धीमी आंच पर पकाए गए मांस जैसी चीजों के लिए थीं। बीच में एक जगह खाली कर दी गई थी, बस उसके द्वारा मिठाई की प्लेट रखने का इंतजार किया जा रहा था। जैसे ही थाली नीचे रखी गई, सबने मेज की ओर देखा, तो उन्हें थाली में छोटे छोटे मीटबॉल दिखाई दिए। ओह, मीठे मीटबॉल! अरे वाह, इसने तो मेरी उम्मीदों से कहीं बढ़कर प्रदर्शन किया। क्या मीटबॉल को भी कैंडी बनाया जा सकता है? ये तो वाकई कमाल की कल्पना है। ये मीटबॉल हैं या वेजिटेबल मीटबॉल? तीनों बुजुर्ग भी थोड़े हैरान हुए, फिर मुस्कुराए और बोले, ये व्यंजन ठंडा नहीं होना चाहिए, चलिए पहले इसे चख लेते हैं। बाई ये वहां से नहीं गया, वो वहीं खड़ा रहा और देखता रहा कि कैसे सभी लोग चॉपस्टिक से मीटबॉल उठाने के लिए हाथ बढ़ा रहे हैं। ओल्ड सॉन्ग की चॉपस्टिक्स काफी कारगर थीं। एक ही झटके में उनकी चॉपस्टिक्स के सिरों से एक कुरकुरी चटकने की आवाज आई। फिर जैसे ही उसने अपनी चॉपस्टिक उठाई, चीनी के कई लंबे रेशे ऊपर की ओर खींच गए। वाह, कितना लंबा! कमरे में मौजूद दोनों लड़कियों ने एक साथ हैरानी जताई। बाकी सभी लोगों ने भी एक एक टुकड़ा उठा लिया, कुछ तो खड़े होकर अपनी बाहें भी ऊपर उठा ली, बस ये देखना चाहते थे कि चीनी के इन धागों को कितनी देर तक खींचा जा सकता है। चीनी के धागों की लंबाई उनकी कल्पना से परे थी। उन्होंने अपनी भुजाओं को जितना हो सके उतना ऊपर उठाया, लेकिन फिर भी वे उन्हें तोड़ नहीं सके। सबने हार मान ली। उनकी कलाइयां थोड़ी झुक गईं, चीनी के रेशे टूट गए और केवल महीन सफेद धागों की एक परत रह गई, आधी चॉपस्टिक पर और आधी प्लेट पर बिखरी हुई। सिर्फ बहुत गर्म था, इसलिए इसे खाने से पहले ठंडे पानी में डुबोना पड़ा। ओल्ड सॉन्ग ने सबसे पहले हैरानी जताई। मीटबॉल की सतह पर चीनी की पतली परत ठंडे पानी में डुबोने के बाद नर्म सिर्फ से चीनी के खोल में बदल गई। फिर भी चीनी की यह परत बहुत पतली और कुरकुरी थी। एक ही बार काटने पर यह मुंह में बिखर गई और उसके बाद शकरकंद का स्वाद पूरे मुंह में फैल गया। ये शकरकंद से बना है, ओल्ड सॉन्ग ने आश्चर्य से कहा। मीठे शकरकंद भी आम हैं, बूढ़ी मैडम ली ने मुस्कुराते हुए और सिर हिलाते हुए कहा, लेकिन मैंने इससे पहले कभी शकरकंद के मीटबॉल बनते नहीं देखे। उत्कृष्ट, बेहद रचनात्मक। ये मीटबॉल नर्म और मीठे हैं और सतह पर चीनी की परत पतली और कुरकुरी है। न केवल खाना पकाने की तकनीक बल्कि रचनात्मकता भी लाजवाब है। युवक, तुमने मिश्री का प्रयोग किया था, है ना? बाई ये ने सिर हिलाते हुए कहा, ये सचमुच मिश्री है। मिश्री इसे कुरकुरा बनाती है और दांतों में चिपकने से रोकती है। कुछ निवाले खाने के बाद मेज पर बैठे बुजुर्गों ने खाना बंद कर दिया और बाई ये की ओर देखने लगे। हालांकि बाकी युवा लगातार खाते रहे। इसका मुख्य कारण ये था कि बाई ये द्वारा चुनी गई शकरकंद वास्तव में उत्कृष्ट थी, लाल और मीठी थी, और तलने के बाद इसका स्वाद और भी बेहतर हो गया था। युवक, तुम्हारा उपनाम क्या है?
मेरा उपनाम बाई है और मेरा नाम बाई ये है, जिसमें ये का अर्थ पत्ती से लिया गया है। अच्छा, एक सरल लेकिन शानदार नाम। बाई ये ने अपने होठों के कोने को सिकोड़ा। क्या इसके लिए भी उसकी प्रशंसा की जा सकती है? यह उसके माता पिता की सोच से किस प्रकार मिलता जुलता है? श्याओ बाई, क्या आप पाक कला से जुड़े परिवार से हैं? शकरकंद के मीठे मीटबॉल की आपकी यह डिश वाकई रचनात्मक है। बाई ये ने खुलकर हंसते हुए कहा, दरअसल मुझे ये ख्याल इसलिए आया क्योंकि हर जगह चीनी से लिपटी हुई कांटेदार टहनी की सीखें दिख रही थीं। पूर्वोत्तर चीन में चीनी से लिपटे हुए नागफनी के कई कबाब मिलते हैं, और बीजिंग में इनकी उत्पत्ति के विपरीत यहाँ किसी भी चीज को चीनी से लपेटा जा सकता है। न केवल नागफनी और विभिन्न फल, बल्कि हरी मिर्च, करेला और यहाँ तक कि मसालेदार स्ट्रिप्स भी। संक्षेप में कहें तो किसी भी चीज पर कोटिंग की जा सकती है। इसलिए साधारण शकरकंद के मीटबॉल को कोटिंग करना कोई बहुत बड़ी कल्पना नहीं थी। अगर वे मांस के मीटबॉल भी होते तो वे बाजार में आसानी से मिल जाते। बुजुर्गों ने कुछ और सवाल पूछे और बाई ये ने हर एक का जवाब दिया। उन्हें ये जानकर काफी हैरानी हुई कि वो किसी पाककला परिवार से नहीं था, बल्कि उसने सिर्फ 2 साल एक रेस्तरां मालिक के साथ पढ़ाई की थी। विशेष रूप से बूढ़ी मैडम ली, जिन्होंने बाई ये के प्रति बहुत स्नेह दिखाया और यहाँ तक कि उन्हें वीचेट पर भी जोड़ा। और कुछ नहीं है तो मैं सफाई करने चली जाती हूँ। बाई ये मुस्कुराई और रसोई में लौट गई। जैसे ही बाई ये कमरे से बाहर निकला, उसके कानों में एक सूचना की आवाज गूंजी। उसने दोबारा ऊपर देखा तो उसके सिर के ऊपर संतुष्टि का मान 123 तक पहुंच चुका था। हाँ, मिशन पूरा हुआ। रसोई में झाओ टोनगहू मुंह भरकर खाना खा रहा था। बाई ये आश्चर्यचकित होकर बोली, तुम इसे भी इतने चाव से खा सकते हो? झाओ टोनगहू थोड़ा शर्मिंदा हुआ और बोला, मैंने गलती से एक साथ कई सारे अपने मुंह में भर लिए। बाई ये एकदम जम गई, फिर जोर से हंस पड़ी, क्या तुम्हें जलने का डर नहीं है? झाओ टोनगहू और भी शर्मिंदा हो गया, सच में, मैं थोड़ा जल गया था। चलो इसके बारे में बात न करें, शाओ बाई, मैंने तुम्हारे लिए कुछ बचा लिए हैं। ये ठंडे होने पर भी स्वादिष्ट लगते हैं। बाई ये ने उधर देखा, थाली में अभी भी 3 ही थे। यह उनका इसे बनाने का पहला अनुभव था, और वे खुद भी इसके स्वाद को लेकर उत्सुक थे। प्लेट में तीनों मीटबॉल अलग अलग रखे थे। झाओ टोनगहू को डर था कि वे आपस में चिपक जाएंगे, इसलिए उसने उन्हें पहले ही अलग कर दिया था। बाई ये ने एक पल सोचा, फिर अपनी चॉपस्टिक से तीनों मीटबॉल को एक साथ पिरो दिया। चॉपस्टिक पर लगे तीनों छोटे मीटबॉल चीनी से लिपटी हुई कांटेदार टहनियों की एक लड़ी जैसे दिख रहे थे। अरे वाह, इन्हें खाने का ये तो बहुत बढ़िया तरीका है। झाओ टोनगहू हंस पड़ा। बाई ये ने एक खाया और सोचते हुए अपनी आंखें बंद कर लीं। स्वाद तो अच्छा था, लेकिन सुधार की गुंजाइश थी। मीटबॉल पूरी तरह सफल नहीं रहे। उनकी लोकप्रियता का मुख्य कारण उनका बढ़िया कॉन्सेप्ट और साथ ही उनके द्वारा चुने गए बेहतरीन शकरकंद थे। सच कहूं तो उसका सिर्फ थोड़ा ज्यादा पक गया था, जिससे हल्का कड़वापन आ गया था, लेकिन सौभाग्य से शकरकंद की मिठास ने उस कड़वेपन को छिपा दिया। इसके अलावा, हालांकि उसे लगा कि चीनी का छिलका पतला है, लेकिन वास्तव में जब उसने इसे खाया तो चीनी का छिलका थोड़ा मोटा ही निकला। इसी वजह से बड़ों ने कुछ टुकड़े खाने के बाद रुक गए, और केवल बच्चे ही खाते रहे। साथ ही उसमें चीनी की मात्रा भी बहुत अधिक थी। उसने जो प्लेट परोसी थी उसमें ये स्पष्ट नहीं था, लेकिन बची हुई लगभग 1 दर्जन प्लेटों को देखकर पता चला कि प्लेट का निचला हिस्सा चीनी से ढका हुआ था। बाई ये ने गला साफ किया और सबूत मिटाने के लिए प्लेट को झट से सिंक में रख दिया। रसोई की जल्दी से सफाई करने के बाद बाई ये उत्सुकता से अपने कमरे में लौट आया। अपने कपड़े बदलकर बाई ये सीधे बिस्तर पर बैठ गया और अपने सिस्टम नोटिफिकेशन की जांच करने लगा। संतुष्टि मूल्य मिशन पूरा हो चुका था। इस मिशन के परिणाम स्वरूप 8,888 युआन नकद, 100 अनुभव अंक और अंत में एक अतिरिक्त पुरस्कार प्राप्त हुआ। ये पहली बार मध्यम स्तर का मिशन पूरा करने के लिए था। इससे पहले 1, 2 और 3 सितारा मिशनों में यह इनाम नहीं था, इसलिए ऐसा लगता था कि केवल 3.5 सितारे ही मध्यम स्तर के माने जाते थे। उसने सोचा कि एक उच्च स्तरीय मिशन में कितने सितारे होंगे। बाई ये ने अपने इनाम पर नजर डाली, और हैरानी की बात यह थी कि वह एक और रेसिपी थी। इसे हॉलो ग्लेज्ड मीटबॉल कहा जाता था। हैं, बाई ये ने झटपट उसे खोलकर देखा और पढ़ने के बाद उसे समझ आ गया कि सिस्टम ने उसे यह नुस्खा क्यों दिया होगा।
ये रेसिपी कुछ हद तक मीठे आलू के मीटबॉल से मिलती जुलती थी जो उन्होंने अभी अभी बनाए थे, लेकिन इसमें आंच और चीनी की मात्रा पर अधिक सटीक नियंत्रण की आवश्यकता थी। जहां तक छिपे हुए मिशन की बात है, उसमें अनुभव अंक और पैसे बहुत कम थे। ये सिर्फ एक सितारा मिशन था, जिससे मात्र 200 युआन और 10 अनुभव अंक मिलते थे, लेकिन इसके बदले में सिर्फ बनाने का एक छोटा सा कोर्स मिलता था। भोजन नक्काशी पर पिछले संक्षिप्त पाठ्यक्रम के कारण बाई ये चीनी उबालने के पाठ्यक्रम के लिए बेहद उत्साहित था। उसने जल्दी से हाथ मुंह धोया, बिस्तर पर गया और सपनों की कक्षा में प्रवेश किया, यहाँ तक कि चेन परिवार द्वारा दिए गए लाल लिफाफे को देखना भी भूल गया। उस रात बाई ने चीनी को खींचकर बनाने, ग्लेज लगाने, सिरप बनाने से लेकर कारमेला बनाने तक सब कुछ सीखा। प्रत्येक चरण के लिए तापमान नियंत्रण, जो कुछ मिनटों या यहाँ तक कि कुछ सेकंडों में बदल सकता था, के लिए शेफ को पर्याप्त दृष्टि और अनुभव की आवश्यकता होती थी। कुछ अवस्थाएं क्षणभंगुर होती हैं, जैसे कि ग्लेज अवस्था। बाई ये ने कल जो बनाया था वह पिसी हुई चीनी थी, लेकिन पिसी हुई चीनी की चाशनी से ग्लेज में बदलने में केवल 2 या 3 सेकंड का समय लगा। हालांकि कारमेला बनाना आसान लगता है, लेकिन यह उतना आसान नहीं है। आजकल कई शेफ रंग के लिए ज्यादातर डार्क सोया सॉस और अन्य मसालों का इस्तेमाल करते हैं, न केवल इसलिए कि यह सरल है और झंझट से बचाता है, बल्कि इसलिए भी कि कारमेला बनाने में महारत हासिल करना मुश्किल है। अगर रंग हल्का होगा तो कारमेला बहुत मीठा हो जाएगा, जिससे व्यंजन का मूल स्वाद बिगड़ जाएगा। अगर रंग गहरा होगा तो कारमेला कड़वा हो जाएगा और इस्तेमाल लायक नहीं रहेगा। बाई ये ने खुद कैरेमल बनाया था, इसलिए उसे लगा कि उसकी तकनीक ठीक ठाक है। लेकिन कक्षा में प्रवेश करने और चारों शिक्षकों द्वारा आलोचना किए जाने के बाद उसे एहसास हुआ कि वो वास्तव में इस काम के लिए अयोग्य है। रातों रात बाई ये का पुनर्जन्म हो गया। अगर वह आज फिर से शकरकंद से बनी चीनी की चटनी बनाए, तो यकीनन जमीन आसमान का फर्क होगा। सुबह उनके फोन के अलार्म से उनकी नींद खुली, तब तक 6 बज चुके थे। बाई ये ने जल्दी से अपने कपड़े बदले और नहाने का काम पूरा किया। उन्होंने कल ही चेन परिवार के सदस्यों को बता दिया था कि उन्हें सुबह जल्दी वापस लौटना होगा, इसलिए उन्होंने अपना सामान पैक किया और सीधे विला से निकल गए। विला के सामने का आंगन साफ कर दिया गया था। कल का शामियाना हटा दिया गया था और दूरी पर केवल कुछ बड़े चूल्हे ही बचे थे, जो वहां आयोजित भोज के निशान दिखा रहे थे। सामने आंगन में एक बुजुर्ग व्यक्ति ताइची का अभ्यास कर रहा था। बाई ये को बाहर आते देख उसने उसका अभिवादन किया। ये तो ओल्ड मास्टर चेन है। बाई ये भी उनका अभिवादन करने के लिए उनके पास गया। छोटी बाई, क्या तुम जा रही हो? हाँ, मुझे जल्दी वापस जाना होगा, घर पर कुछ काम है, बाई ये ने हंसमुख मुस्कान के साथ कहा। तुम्हारे बच्चे के चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहती है, बूढ़ी मास्टर चेन ने कहा। उन्होंने यह बात कल से ही देखी थी। ये युवक, जो उनके पोते से लगभग 2 साल बड़ा था, हमेशा अपने चेहरे पर मुस्कुराता रहता था। ये बनावटी मुस्कान नहीं थी, ये बहुत सहज और सुखद लग रही थी, बिल्कुल उसके अपने बच्चे की तरह। इस यात्रा में आपने वाकई बहुत मेहनत की है। कोई परेशानी नहीं हुई, श्री चेन ने मुझे पैसे दे दिए। पैसे की बात सुनकर बाई ये और भी खुशी से मुस्कुरा उठा। श्री चेन सचमुच मेरे हितैषी हैं। अरे, आप इसे कैसे कहते हैं? बाई ये ने संक्षेप में बताया कि उसके छोटे बॉस का एक निवेश विफल हो गया और वह भाग गया, उसकी आधे साल की तनख्वाह चली गई, और श्री चेन ने उसे इस यात्रा के लिए 5000 युआन देने का वादा किया था, जिससे नए साल से पहले उसके परिवार की आर्थिक समस्याएं हल हो जाएंगी। ये बच्चा, बूढ़े मास्टर चेन को काफी पीड़ा हुई। उद्धरण चिन्ह, इस उम्र के बच्चे ज्यादातर कॉलेज में होते हैं। आमतौर पर अगर वे घर के कुछ कामों में मदद कर सके तो यह अच्छी बात होती है, लेकिन वह पहले से ही 3 साल से काम कर रहा था और उन्हें इतनी बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ा कि उनकी आधे साल की तनख्वाह गायब हो गई। फिर भी वे बिना किसी नकारात्मकता के इतने उत्साह के साथ जीवन का सामना कर सके। ये सचमुच दुर्लभ था। तभी झाओ टोंगहू भी उठ खड़ी हुई और बोली, छोटी बाई, तुम मुझे बिना बताए जा रही हो? हाउजी, बूढ़े मास्टर चेन ने अचानक झाओ टोंगहू को हाथ हिलाकर इशारा किया और उसके कान में कुछ फुसफुसाया। छोटे बाई, कुछ मिनट और इंतजार करो। बाई ये को पता नहीं था कि क्या हो रहा है, लेकिन चूंकि बूढ़े गुरु ने ऐसा कहा था, इसलिए उसे कुछ मिनट इंतजार करने में कोई आपत्ति नहीं थी। कुछ ही देर में झाओ टोंगहू एक लाल लिफाफा लिए बाहर आया।
छोटे बाई, ये लाल लिफाफा तुम्हारे लिए है, बूढ़े मास्टर चेन ने बाई ये को इशारा करते हुए कहा। तुमने इस यात्रा में बहुत मेहनत की है। मालिक जी, कोई जरूरत नहीं है, श्री चेन मुझे पहले ही काफी पैसे दे चुके हैं। बाई ये ने सिर हिलाकर इनकार करते हुए कहा, मैं बिना मेहनत के मिलने वाले एहसान स्वीकार नहीं कर सकता, मैं अतिरिक्त पैसे नहीं ले सकता। बस इसे ले लो। बूढ़े मास्टर चेन ने कहा, मेरे बेटे ने तुम्हें जो दिया है वह तुम्हारी उचित तनख्वाह है। मैं तुम्हें एक बुजुर्ग की ओर से लाल लिफाफा दे रहा हूँ। मुझे उम्मीद है कि जब तुम व्यस्त न हो तो यहाँ अक्सर आओगे और इस बूढ़े आदमी के लिए कुछ व्यंजन बनाओगे। कोई बात नहीं, लेकिन मैं पैसे नहीं लूंगा। बाई ने मोटे लाल लिफाफे को देखा, वो सचमुच इसे लेने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। कई बार इनकार करने के बाद ये देखकर कि बाई ये सचमुच इसे स्वीकार नहीं करेगा, बूढ़े मास्टर चेन को खेदपूर्वक हार माननी पड़ी। तो क्या तुम भविष्य में वापस आओगे? हाँ, अगर आपको इसकी इच्छा हो तो मुझे फोन कर देना। हालांकि उन्होंने अतिरिक्त लाल लिफाफा स्वीकार नहीं किया, लेकिन झाओ टोंगहू ने बाई ये के लिए कई बड़े उपहारों के थैले पैक किए। बताया जाता है कि ये उपहार कल श्री चेन के निर्देश पर झाओ टोंगहू द्वारा तैयार किए गए थे। वह पैसे तो नहीं लेना चाहता था, लेकिन उपहारों को भी ठुकरा नहीं सकता था। बाई ये ने उन्हें धन्यवाद दिया और घर की ओर चल पड़ा। रास्ते में ज्यादा ट्रैफिक नहीं था, इसलिए बाई ये जल्दी से घर पहुंची और 7:30 बजे घर आ गई। माँ और पिताजी, मैं घर आ गया हूँ। बाई ये ने दरवाजा धक्का देकर खोला और आंगन में चिल्लाया। थोड़ी देर बाद जियांग हाओ और बाई अनान घर से बाहर आए और बोले, भाई, आखिरकार तुम वापस आ ही गए। हम तो बस तुम्हारे घर आने का ही इंतजार कर रहे थे, रात के खाने के लिए। जियांग हाओ कल रात घर से नहीं निकला था और बूढ़े आदमी बाई के साथ मिलकर धीमी आंच पर मांस पकाने में व्यस्त था, और उस रात बाई ये के कमरे में सोया था। बहुत बढ़िया, आओ और इन कामों में मेरी मदद करो। बाई ये ने आवाज लगाई और बाई आनान ने उपहारों से भरे थैले उठाए, जबकि बाई ये और जियांग हाओ ने बर्तन, कटोरे और अन्य ऐसी चीजें उठाई जिनकी अभी कुछ समय तक जरूरत नहीं होगी। अंदर जियांग लेन खाना बना रही थी। दलिया तैयार हो चुका था और वह बस पकौड़े तलने का इंतजार कर रही थी। बाहर शोर सुनकर जियांग लेन ने जल्दी से तेल का तापमान बढ़ाने के लिए उसमें लकड़ियां डाली और पकौड़े तलने की तैयारी करने लगी। जब तक उन्होंने सामान समेटना और बर्तन धोना खत्म किया, तब तक पकौड़े भी तैयार हो चुके थे। बाई ये, जल्दी खाना खा लो। हाउजी, चीजों को वहीं छोड़ दो। बाई हनान उपहार अंदर लाने के बाद उन्हें देखने के लिए नीचे बैठ गई और बोली, भाई, क्या तुमने ये सब खरीदे हैं? ये तो बहुत महंगे लग रहे हैं। इनमें क्या है? मुझे जल्दी वापस आने की वजह से मैंने देखा नहीं। मुझे लगता है इनमें शराब है। बाई ये ने हाथ धोते हुए पूछा। लाओलोन को की 2 बोतलें और चांगबाई माउंटेन 777 सिगरेट के 2 कार्टन, बाई हनान ने कहा, और रोजाना सूखे मेवों का मिश्रण और चॉकलेट का एक डिब्बा। मुझे देखने दो, कांग पर बैठे बूढ़े बाई ने अचानक कहा, और बाई हनान ने सामान उन्हें सौंप दिया। ये सिगरेट सस्ती तो नहीं है ना? एक कार्टन की कीमत 100 युआन से ज्यादा है। जियांग हाओ ने बूढ़े बाई के बगल में बैठे हुए कहा। हमारे मैनेजर अक्सर इन्हें पीते हैं। एक बोतल की कीमत 15 युआन है। ये शराब भी सस्ती नहीं है, ये सिरेमिक की बोतलें हैं और एक बोतल की कीमत लगभग 200 युआन है। कितने महंगे हैं? बूढ़े बाई ने बुदबुदाते हुए कहा। बाई ये कहाँ से आए? ये मुझे मेरे जाने के समय बूढ़े मास्टर चेन ने दिए थे। बाई ये ने अपनी जेब से एक और लाल लिफाफा निकालते हुए कहा, ये वही 5000 युआन है जिनका वादा चेन परिवार ने किया था। जियांग लेन, जो उपहारों को देखते हुए बूढ़े बाई के बगल में झुकी हुई थी, बाई ये द्वारा पैसे का जिक्र करते ही तुरंत उसका ध्यान उस ओर आकर्षित हो गया। जब बाई ये और बाकी लोग खाना खा रहे थे, तब जियांग लेन पैसे गिन रही थी। तुम अब तक क्या गिन रहे हो? जल्दी करो और खाओ। जियांग लेन ने कुछ नहीं कहा। थोड़ी देर बाद उसने बाई ये की ओर देखा और बोली, बाई ये, क्या तुमने कोई गलती की है? यहाँ 5000 रुपये नहीं हैं। क्या ये कम है? बाई ये चौंक गई। कल वह पैसे गिनने ही वाला था कि झाओ टोंगहू ने उसे खाना बनाने के लिए बुला लिया। वापस आने पर वह दोबारा पैसे गिनना भूल गया, क्योंकि उसे अवचेतन रूप से यह महसूस होता था कि चेन परिवार उसे इससे कम नहीं देगा। कम नहीं, बल्कि ज्यादा। यहाँ 8000 लोग हैं। जब जियांग लेन ने बोलना समाप्त किया, तो मेज पर बैठे सभी लोग स्तब्ध रह गए। 5000, 8000, इनमें 3000 युआन का अंतर था।
ये सुनने में भले ही ज्यादा न लगे, लेकिन जब वे शहर से बाहर काम करते थे तो उनकी मासिक आय इतनी ही थी। मुझे गिनने दो, बाई ये ने कहा, हालांकि वह जानता था कि उसकी माँ गिनती में गलती नहीं करेगी, फिर भी वह इसे दोबारा गिनने से खुद को रोक नहीं सका। 8,000, जी हाँ, सचमुच 8,000 ही थे। बाई ये ने बूढ़े बाई की ओर देखा। मुझे कल भी गिनने का मौका नहीं मिला, लगता है उन्होंने हमें गलत रकम दे दी। तो जल्दी से उन्हें फोन करो। क्या तुम्हारे पास मोबाइल ट्रांसफर की सुविधा नहीं है? जल्दी करो और इसे वापस भेज दो, तुम अतिरिक्त पैसे नहीं ले सकते। ठीक है। बाई ये ने तुरंत झाओ टोनगहू को फोन किया और स्थिति समझाई। भाई झाओ, कृपया श्री चेन से उनका खाता नंबर पूछिए, मैं उन्हें पैसे भेज दूंगी। फोन के दूसरी तरफ से हल्की सी हंसी की आवाज आई, और जब उस व्यक्ति ने बोलना शुरू किया तभी बाई ये को एहसास हुआ कि वह मिस्टर चेन थे। भाई ये पैसे सही हैं। पूरे 8,000 तुम्हारे लिए हैं। तुम तो बड़े साहसी हो, पैसे मिलने के बाद भी गिनती नहीं की। क्या तुम्हें डर नहीं है कि मैं तुम्हें कम पैसे दूंगी? ऐसा कैसे हो सकता है? लेकिन श्रीमान चेन, क्या हमने 5,000 पर सहमति नहीं जताई थी? यह 8,000 कैसे हो गया? आपने मेरे माता पिता को डरा दिया। हा 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 हा, अगर आप हेड शेफ होते तो 5,000 रुपये मिलते। लेकिन कल हमारी गलती की वजह से कई सहायक शेफ नहीं आए, और आपकी मौजूदगी की वजह से कोई समस्या नहीं हुई। फोन के दूसरी तरफ मौजूद श्री चेन ने आह भरते हुए कहा, कल का भोज बहुत सफल रहा। अब हर कोई बता रहा है कि हमारा चेन परिवार कितना उदार है, हमारे व्यंजन कितने स्वादिष्ट हैं, यहाँ तक कि नक्काशीदार फूल भी कितने लजीज हैं। हा हा। भाई ये 8,000 ले लो, तुमने इसे कमाया है। 8,000 युआन, चाहे चेन परिवार के पुराने गुरु के लिए हो या तीनों चेन भाइयों के लिए, कुछ भी नहीं था। तो फिर बाई ये को समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे। आज सुबह तो मैं तुम्हारे लिए कुछ और पैसे देने की सोच रही थी, क्योंकि खाने की एक अतिरिक्त मेज थी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतनी जल्दी चले जाओगे। तुमने तो उस्ताद का लाल लिफाफा भी नहीं लिया। अगर तुमने ये पैसे लौटा दिए, तो अगली बार मैं तुम्हें फोन करने की हिम्मत नहीं करूंगी। तो मैं इसे स्वीकार करता हूँ। श्रीमान चेन, अगली बार जब आपको किसी चीज की जरूरत हो, तो बस मुझे फोन कर दीजिएगा, मैं गारंटी देता हूँ कि काम पूरा हो जाएगा। भाई ये ने झटपट कहा। यह एक बड़ा ग्राहक था, एक भोज के लिए 8,000 युआन की कमाई, साथ ही इतने सारे उपहार, और काम के लिए जो कुछ दिया गया, वो लगभग 20,000 युआन था। ठीक है फिर, श्री चेन मुस्कुराए और फोन काट दिया। बाई ये ने गहरी सांस ली और अपने परिवार को स्थिति समझाई। अगर ऐसा है तो इसे स्वीकार कर लो। बाई ये का भाग्य अच्छा है, बाहर जाते समय वह जिससे भी मिलता है, वो उसका उपकार करता है, जियांग लेन ने कहा, और बूढ़े बाई ने भी सिर हिलाया। उनमें से कुछ लोगों ने जल्दी से नाश्ता खत्म किया, और बाई ये ने बूढ़े आदमी बाई और जियांग हाओ को साथ लेकर धीमी आंच पर पका हुआ मांस बेचने जाने की तैयारी की। इस समय जैसे जैसे नया साल नजदीक आ रहा था, सामान्य छोटे बाजार में भी सामान्य से कहीं अधिक लोग थे। कई परिवार एक साथ बाहर निकल रहे थे और सामान्य से कहीं अधिक उदारतापूर्वक खर्च कर रहे थे। बाई ये के परिवार का धीमी आंच पर पकाया हुआ मांस अब काफी मशहूर हो गया था। इसका मुख्य कारण ये था कि इसका स्वाद अच्छा था, कीमत भी कम थी, और अब धीमी आंच पर पकाए हुए मांस के अलावा धीमी आंच पर पकाए हुए मुर्गे के कंकाल भी मिलने लगे थे। रोजाना सैकड़ों उबले हुए चिकन के कंकाल बिकते थे, क्योंकि वे सस्ते और स्वादिष्ट होते थे, इसलिए वे उबले हुए मांस से भी तेजी से बिकते थे। महज 2 घंटे में ही सब बिक गया। अपना सामान कार में रखने के बाद वे नए साल का सामान खरीदने चले गए। जब वे लौटे, तो वे न केवल सुअर का मांस लाए बल्कि और भी मुर्गे के कंकाल खरीद लाए। मुर्गे के कंकाल खूब बिके, इसलिए बाई ये ने इस बार 100 बक्से का ऑर्डर दिया। हालांकि उनकी छोटी कार उन सभी को एक साथ वापस नहीं ले जा सकती थी, इसलिए उन्होंने दोपहर में फिर से जाने की योजना बनाई। गांव में बाई परिवार की स्वादिष्ट खुशबू को फिर से फैलते देख लोग बातचीत करने के लिए इकट्ठा हो गए। क्या बाई परिवार ने हाल ही में फिर से धीमी आंच पर पकाया हुआ मांस बनाना शुरू किया है? जब मैं उनके घर के पीछे से गुजरा तो मुझे उसकी खुशबू आई। मैंने भी इसके बारे में सुना है। मैंने सुना है कि ली गांव में वे हर दिन एक बड़ा मोटा सुअर बेचते हैं। वह धंधा तो बहुत अच्छा चलता होगा। बाई परिवार आखिरकार इस मुश्किल दौर से निकल आया है। बूढ़ी बाई के परिवार ने बहुत कठिन समय देखा, लेकिन सौभाग्य से उनके 2 होनहार बच्चे थे। हाँ, बाई ये और आनंद दोनों पढ़ाई में अच्छे हैं।
मुझे पहले लगता था कि बाई ये का कॉलेज न जाना अफसोस की बात है, लेकिन अब मुझे समझ आ गया है कि काबिल बच्चे किसी भी क्षेत्र में सफल हो सकते हैं। मैंने कुछ दिन पहले उनके परिवार को बाजार में भुना हुआ मांस बेचते देखा था। उनके आसपास इतनी भीड़ थी, क्या वे एक दिन में 1000 युआन से अधिक नहीं कमाते होंगे? ये तो वाकई बहुत अच्छा मुनाफा है। चलिए बाद में कुछ और भी खरीद लेते हैं। गांव वाले आपस में जोश से बातें कर रहे थे, लेकिन बूढ़ा झांग चुप रहा और मुड़कर घर की ओर चल दिया। घर लौटने के बाद बूढ़ा झांग चुपचाप शराब पीने लगा। अभी सुबह के शुरुआती घंटे हैं, तुम शराब क्यों पी रहे हो? नया साल बस आने ही वाला है और परिवार ने अभी तक कितनी सारी चीजें नहीं खरीदी हैं। क्या तुम उन्हें लेने बाजार नहीं जा रहे हो? बूढ़े झांग की पत्नी सुन कुईजुआ ने डांटते हुए कहा, हमारी सबसे बड़ी बेटी कुछ दिनों में वापस आ जाएगी। मैं नहीं जा रहा। बूढ़े झांग ने अपना सिर पीछे झुकाया और शराब का एक और घूंट लिया। दूसरा कहाँ है? वह अभी तक उठा नहीं है। आप उसे जानते ही हैं, वह हमेशा राष्ट्रीय दिवस तक सोता रहता है। सोना सोना, उसे बस सोना ही आता है। वो एक वयस्क है, दिन में उठता नहीं और रात में सोता नहीं, और क्या कर सकता है? बूढ़ा झांग तुरंत भड़क उठा, जाओ उसे जगाओ। तुम क्या कर रही हो? तुम इतनी गुस्से में क्यों हो? सुन कुईजुआन असमंजस में थी। पड़ोस में रहने वाले बाई ये को देखो, भले ही वो कॉलेज नहीं गया, फिर भी वह पैसे कमा रहा है। मैंने सुना है कि वह हर दिन 1000 युआन से अधिक कमाता है। क्या यह एक महीने में दसियों हजार नहीं हो जाएगा? फिर अपने प्यारे बेटे को देखो। बूढ़े झांग को ये सोचकर ही गुस्सा आ गया, उसने कोई पैसा नहीं कमाया, लेकिन वो बहुत खर्च करता है। हमेशा यह और वह खरीदना चाहता है। हमारा बेटा कॉलेज में पढ़ता है। सुन कुईजुआन को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। देखो, इस गांव में कितने कॉलेज छात्र हैं। वह इकलौता है, क्या उसकी कीमत लाखों में नहीं है? जब हमारा दूसरा बेटा कॉलेज से स्नातक होकर नौकरी करेगा, तो क्या उसकी तनख्वाह उन हाई स्कूल पास छात्रों के बराबर होगी? बूढ़ा झांग चुप हो गया। हम आपके बेटे के कॉलेज में दाखिला मिलने से आपकी इतनी इज्जत बढ़ गई, और फिर भी आप चाहते हैं कि वो उठकर आपके काम में मदद करे। क्या हमारे बेटे के हाथ शारीरिक श्रम के लिए बने हैं? लेकिन भले ही वह कॉलेज का छात्र हो, उसे इतना आलसी नहीं होना चाहिए। बूढ़े झांग ने हिचकिचाते हुए कहा, पड़ोस में रहने वाले बाई ये को देखो। अरे, बाई परिवार के बेटे में ऐसी क्या खास बात है? वो तो कॉलेज भी नहीं जा सका, कड़ी मेहनत करने के लिए ही पैदा हुआ है। जैसे ही उसके पति ने पड़ोसियों का जिक्र किया, सुन कुईजुआन तुरंत गुस्से से भड़क उठी। वह और जियांग लैन हमेशा से एक दूसरे के विरोधी रहे थे। सन कुईजुआन और जियांग लैन दोनों ने एक के बाद एक इसी गांव में शादी की थी, और पड़ोसी होने के नाते स्वाभाविक रूप से उनकी तुलना की जाती थी। हालांकि झांग परिवार बाई परिवार की तुलना में कहीं अधिक धनी था, फिर भी सुन कुईजुआन को लगता था कि जियांग लैन पर उसका पलड़ा भारी है। जियांग लैन सन कुईजुआन से कहीं अधिक सुंदर थी और मिलनसार और हंसमुख स्वभाव की थी। वह गांव में सन कुईजुआन की तुलना में कहीं अधिक लोकप्रिय थी, जिससे सन कुईजुआन मन ही मन ईर्ष्या करती थी। बाद में जियांग लैन ने शादी के कई वर्षों बाद तक संतानहीनता का अनुभव किया, जबकि सुन कुईजुआन के परिवार में पहले ही एक छोटी बच्ची का जन्म हो चुका था। कस्बे और गांव में अक्सर यह अफवाह फैलती थी कि जियांग लैन बांझ है। जियांग लैन ने स्वाभाविक रूप से इन अफवाहों का स्रोत तुरंत पता लगा लिया और सन कुईजुआन से उसकी जमकर बहस हुई। बहस के दौरान दोनों को अचानक पेट में दर्द महसूस हुआ, और तभी उन्हें एहसास हुआ कि वे गर्भवती हैं। जियांग लैन का बच्चा बाई ये था, और सन कुईजुआन के गर्भ में पल रहा बच्चा स्वाभाविक रूप से झांग शिलियांग था। ये कहा जा सकता है कि ये दोनों परिवार, भले ही पड़ोसी थे, हमेशा से ही प्रतिस्पर्धा में रहे थे। उस समय की दोनों पत्नियों से लेकर अब बाई ये और झांग शिलियांग तक, उनके बीच कभी भी अच्छे संबंध नहीं रहे। अब जब सुन कुईजुआन ने अपने पति को ये कहते सुना कि उसका बेटा किसी काम का नहीं है और पड़ोसी बाई ये अच्छा है, तो भला वह क्रोधित क्यों नहीं होती? तुम ये क्या बकवास कर रहे हो? बूढ़ा झांग अपनी पत्नी से बिल्कुल अलग था। वह एक ईमानदार आदमी था और बूढ़े बाई के साथ उसके अच्छे संबंध थे, लेकिन उसकी पत्नी सचमुच उसे अंतहीन चिंता में डाल देती थी। हम हमेशा यह मत सोचो कि वह बाई लड़का इतना महान है। मैंने कुछ दिन पहले सुना था कि किसी ने कहा था कि उनके भुने हुए मांस में कुछ गड़बड़ है। सबको वह पसंद है। मुझे लगता है कि उन्होंने उसमें कुछ ऐसा डाल दिया है जो नहीं होना चाहिए।
कुईजुआन, तुम यूं ही ऐसी बातें नहीं कह सकती। बूढ़े झांग ने अपनी पत्नी की बात काटते हुए तुरंत कहा, बिना सबूत के बकवास नहीं कर सकते। कोई सबूत क्यों नहीं है? बूढ़े झांग के भाव देखकर, जो स्पष्ट रूप से सुनने को तैयार नहीं थे, सुन कुईजुआन ने गुस्से में तरबूज के बीज मुट्ठी भर लिए और जाने के लिए मुड़ गई। दोपहर के भोजन के बाद बाई ये और जियांग हाओ ने आज के लिए धीमी आंच पर पकाए जाने वाले मांस की तैयारी शुरू कर दी। बूढ़े बाई और जियांग लेन, जो दंपति थे, मुर्गियों के कंकालों के ढेर को साफ करने में व्यस्त थे। कुछ मुर्गियों के पिंजरे बहुत साफ नहीं थे, इसलिए दंपति उन्हें धोते समय उनकी भी जांच करते थे और साथ ही उन्हें साफ करते जाते थे। जब सुअर का मांस और मुर्गे की हड्डियां बर्तन में डाल दी गईं, तो बाई ये जियांग हाओ को फिर से काउंटी शहर ले गया ताकि वह और मुर्गे की हड्डियां ला सके। जैसे जैसे नया साल नजदीक आता गया, मौसम ठंडा होता गया, और तभी बाई ये ने एक 700 बक्से खरीदने की हिम्मत की। मौजूदा बिक्री के अनुसार प्रतिदिन लगभग 10 बॉक्स बिक सकते थे, और यह संख्या बढ़ रही थी। नए साल से ठीक पहले ये सभी बिक जाएंगे। पिछले कुछ दिनों से धीमी आंच पर पकाए गए मांस की बिक्री अच्छी रही थी, और बूढ़ा बाई पहले से ही नए विचारों पर विचार कर रहा था। उनका परिवार हर सर्दियों में स्मोक्ड टोफू और इसी तरह की चीजें बनाया करता था। चिकन के कंकाल को भी स्मोक्ड फ्लेवर दिया जा सकता था। दोपहर में वह घर पर चावल पीसते समय निकले हुए चावल के छिलके को ढूंढने लगा। पिताजी, आप क्या कर रहे हैं? बाई ये ने कार को आंगन में मोड़ा और देखा कि बूढ़ा आदमी बाई एक बैग लेकर बाहर आ रहा है। मैं स्मोक्ड चिकन के कंकाल बनाने की योजना बना रहा हूँ। बाई ये की आंखें चमक उठी, मैं करूंगी, मैं करूंगी। स्मोक्ड खाना स्वादिष्ट होता है और इसे बनाना आसान है। पिछले 2 दिनों से चिकन के कंकाल बेचते समय ग्राहक लगातार पूछते रहते थे कि क्या उनके पास स्मोक्ड फ्लेवर वाला चिकन है। ठीक है, तो मैं पहले इस बाहरी चूल्हे को साफ कर लेता हूँ। बाई ये और जियांग हाओ ने मुर्गियों के पिंजरों को उतारा और उन्हें आंगन में ढेर कर दिया। पूर्वोत्तर में स्थित एक विशाल आंगन एक प्राकृतिक गोदाम की तरह है। पानी तुरंत जम जाता है, जिससे नुकीले बर्फ के टुकड़े बन जाते हैं, और बाहर रखने पर कुछ भी खराब नहीं होता। सभी चिकन कंकाल उतारने के बाद बूढ़े आदमी बाई ने बर्तन भी साफ कर दिया था, और भूरी चीनी और चावल की भूसी भी तैयार कर ली गई थी। बूढ़े बाई ने आंगन में रखे बड़े चूल्हे को साफ किया था। ग्रामीण इलाकों में कई चूल्हे होते हैं, बड़े पकवान या धुआं पैदा करने वाले किसी भी व्यंजन को वे आंगन में ही पकाते हैं। ये स्मोक्ड चिकन के कंकाल बनाने के लिए बिल्कुल उपयुक्त था। धूम्रपान के संबंध में बाई ये के अपने विचार थे। साधारण चावल की भूसी और भूरी चीनी के अलावा उन्होंने अन्य तरीकों को भी आजमाने की योजना बनाई थी। उनका छोटा सा पहाड़ी गांव जंगल से ज्यादा दूर नहीं था, और वे जो भी जलाऊ लकड़ी जलाते थे, उसका अधिकांश भाग पहाड़ से घसीटकर लाई गई सूखी शाखाओं से बना होता था। यह एक छोटे पहाड़ी गांव की सुविधा भी थी। बाई ये ने पहले भूरी चीनी, फिर चीड़ और सरू की शाखाओं को आजमाने का सोचा। हालांकि अब अंधाधुंध कटाई और पेड़ काटने की अनुमति नहीं थी, इसलिए वे केवल कुछ सूखी शाखाएं ही उठा सके, और उन्हें यकीन नहीं था कि वे काम करेगी या नहीं। वहां लीची की लकड़ी भी थी जिसका इस्तेमाल कथित तौर पर बीजिंग रोस्ट डक के लिए किया जाता था। इस तरह से भुनी हुई बत्तखों में स्वाभाविक रूप से फलों जैसी लकड़ी की सुगंध होती है, और वह शायद इसे भी आजमा सकता है। लीची की लकड़ी तो उपलब्ध नहीं थी, लेकिन पास में ही एक बलूत का जंगल था। हालांकि ऐसा लग रहा था कि उस जंगल का ठेका किसी और ने ले रखा है, और उसे नहीं पता था कि क्या वे उन्हें कुछ सूखी शाखाएं दे सकते हैं। अगर संभव हुआ तो वह कुछ वापस ले लेगा, अगर नहीं तो वह कुछ खरीद लेगा। अपने मन में इसकी योजना बनाते हुए बाई ये के हाथ खाली नहीं बैठे थे। उन्होंने पहले भूसी हुई चिकन की हड्डियों का एक बैच निकाला ताकि भूरी चीनी और चावल की भूसी वाली विधि को आजमाया जा सके। नीचे की आंच को तेज किया गया, बर्तन के तल में चावल की भूसी और भूरी चीनी डाली गई, ऊपर एक बड़ी जाली रखी गई, और फिर 20 से अधिक भुने हुए चिकन के टुकड़ों को समान रूप से फैलाकर ढक्कन को जल्दी से बंद कर दिया गया। कुछ ही पल में बर्तन के ढक्कन के किनारे से घना धुआं निकलने लगा। जियांग लेन संयोगवश घर से बाहर निकली और ये देखकर उसने तुरंत डांटते हुए कहा, अरे मूर्ख बेटे, तुम इस तरह मांस नहीं पका सकते। जल्दी जाओ और कुछ तौलिए लाकर बर्तन के ढक्कन के सभी किनारों को ढक दो। बाई ये को अचानक एहसास हुआ। उसे लगा कि कुछ गड़बड़ है। वास्तव में उससे एक कदम छूट गया था।
उसने झटपट 3 तौलिए ढूंढे, उन्हें गीला किया और फिर सावधानीपूर्वक पूरे किनारे को सील कर दिया। उफ, मैं तो इसके बारे में बिल्कुल भूल ही गई थी। बाई ये हंसते हुए बोली, मैंने तो बचपन में सिर्फ अपने पिताजी को ऐसा करते देखा था, सालों से नहीं देखा। बूढ़े बाई ने भी हंसते हुए कहा, मुझे लगा था कि तुम लड़के पहले ही अपने पंख उगा चुके हो। पूरा परिवार खिलखिलाकर हंस पड़ा। कुछ ही देर में चिकन के कंकालों के इस बर्तन को धुएं में पकाया गया। जब ढक्कन उठाने का समय आया तो बाई हनान ने इसे उठाने की जिद की। बाई ये और बूढ़े बाई ने चुपचाप कुछ नहीं कहा। जैसे ही बाई हनान ने ढक्कन उठाया, तुरंत ही बचा हुआ धुआं बाहर निकला, जिससे उसे जोर से खांसी आने लगी। बाई ये अपनी हंसी नहीं रोक पाई। तब बाई हनान को एहसास हुआ। वो मुड़ी और बाई ये को घूरते हुए बोली, भाई, तुम्हें पता था कि ऐसा ही होगा, है ना? तुम बहुत ही मतलबी हो। इतना कहकर उसने अपनी छोटी मुठ्ठियां घुमाई और बाई ये का पूरे आंगन में पीछा किया। बाई ये तेजी से आगे भागा, लेकिन बाई हनान बचपन से ही शारीरिक रूप से मजबूत थी और बाई ये से धीमी नहीं भागी। हालात ठीक न देखकर बाई ये के पास मुख्य द्वार की ओर भागने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा था। अचानक कोई उनके मुख्य द्वार से अंदर आ रहा था। बाई ये लगभग रुके बिना ही बोला, दादाजी जाओ। यहाँ इतनी औपचारिकताएं नहीं थी, खासकर बड़े आंगनों के मामले में, और सर्दियों में सभी लोग घर के अंदर ही रहते थे। इसलिए ग्रामीण आमतौर पर दरवाजा खोलकर आंगन में 2-3 बार चिल्लाकर घर के मालिक को सूचित कर देते थे। इसलिए बाई ये को मुख्य द्वार से किसी को प्रवेश करते देखकर आश्चर्य नहीं हुआ और उसने मुस्कुराते हुए उसका अभिवादन किया। हालांकि बाई ये रुक गया, लेकिन बाई हनान नहीं रुकी और धड़ाम से बाई ये की पीठ से टकरा गई। बाई ये चौंक गई। ये लड़की, ये तो रॉकेट लॉन्चर जैसी क्यों थी? उसे दर्द हो रहा था, लेकिन उसके पीछे खड़ी बाई हनान को उससे भी ज्यादा दर्द हो रहा था। वह अपनी नाक पकड़े हुए थी और उसकी आंखों से अनायास ही आंसू बह रहे थे। पिताजी, माताजी, दादा झाओ आ गए हैं। बाई ये ने अभी चिल्लाना खत्म भी नहीं किया था कि उसने देखा कि कई और लोग अंदर आ रहे हैं। बूढ़े बाई झट से आगे आए और बोले, भाई झाओ, सब लोग जल्दी अंदर आ जाओ, कुटिया पर बैठो और खुद को गर्म करो। सभी लोगों द्वारा बूढ़े बाई का अभिवादन करने के बाद सबकी निगाहें आंगन में रखे बड़े चूल्हे पर टिक गईं। क्योंकि बाई भाई बहन अभी अभी खेल रहे थे, इसलिए बर्तन में रखे हुए स्मोक्ड चिकन के कंकाल अभी तक निकाले नहीं गए थे। अब तक धुआं छांट चुका था, जिससे करीने से सजे हुए चिकन के कंकाल दिखाई दे रहे थे, जिनमें से प्रत्येक का रंग सुंदर खजूर जैसा लाल था, जो न केवल देखने में सुंदर थे बल्कि बेहद स्वादिष्ट भी थे। आंगन में फैली हल्की, देर तक रहने वाली सुगंध के साथ सभी ने सामूहिक रूप से अपनी लार निगल ली। आओ आओ, हमारे स्मोक्ड चिकन के कंकाल अभी अभी तैयार हुए हैं, आइए इनका स्वाद चखें। बाई ये, बूढ़े बाई ने सबको अंदर बुलाया। बाई ये ने जवाब दिया, इस बर्तन से मुर्गे के सारे कंकाल एक बेसिन में रख दो। बाई हनान उन्हें अंदर ले जाए, और फिर उसने और जियांग हाओ ने एक और बर्तन तैयार किया। घर के अंदर सभी लोग कांग टेबल के चारों ओर बैठ गए, और अनान ने टेबल पर स्मोक्ड चिकन के कंकालों से भरा एक बर्तन रख दिया। बूढ़े बाई, आपके मुर्गी के पिंजरे कितने सुगंधित लग रहे हैं। बूढ़े बाई बहुत ही सरल और ईमानदार थे। सब लोग अपने हाथ धो लो और खाना शुरू करो। चलो साथ में कुछ पीते हैं। सभी ने अपने हाथ दोबारा धोए और फिर बिना किसी औपचारिकता के खाना शुरू कर दिया। हालांकि फिर भी 2 या 3 लोग मिलकर उसका स्वाद चख रहे थे। इन मुर्गे की हड्डियों की कोई कीमत नहीं है, इसलिए सब लोग इन्हें बेफिक्र होकर खा लीजिए। जियांग लैन, बूढ़े बाई ने अपनी पत्नी को पुकारा, हमारे लिए शराब की एक बोतल लाओ और थोड़ा सा पका हुआ मांस काट कर लाओ। जियांग लैन ने जवाब दिया, मांस का एक अच्छा टुकड़ा लेने गई, उसे काटकर लाई और यहाँ ले आई। फिर वह शराब की बोतल खोलने गई और कुछ कप ले आई। हालांकि उनका जीवन तंगहाली में बीता, लेकिन वे कंजूस लोग नहीं थे, और इसके अलावा जो कुछ परिवार वहां आए थे, उनके साथ उनके अच्छे संबंध थे। ये शराब अच्छी है ना? बड़े भाई झाओ ने कहा, बूढ़े बाई, आपके परिवार का जीवन सचमुच बेहतर हो गया है। मैं इतनी बढ़िया शराब कैसे खरीद सकता हूँ? ये तो बाई ये के मालिक लाए हैं, बूढ़े बाई ने सिर हिलाते हुए कहा। चूंकि सब लोग यहाँ हैं, तो चलिए सब मिलकर इसे चखते हैं। चलो इसे आजमाते हैं, चलो इसे आजमाते हैं। बाकी लोग भी बोलने लगे। बाई ये ने चिकन के कंकाल रखने के बाद पीछे की रसोई में जाकर 2 छोटी डिशेज को भूनना शुरू किया।
अपनी कुशल चाकू चलाने की कला और तकनीक से उसने इन दोनों डिशेज को 10 मिनट से भी कम समय में तैयार कर लिया। एक व्यंजन पीले हरे प्याज के साथ तले हुए अंडे थे और दूसरा तला हुआ सुअर का मांस था। दोनों ही छोटे व्यंजन पे के साथ एकदम सही थे। जब दोनों व्यंजन परोसे गए तो माहौल और भी जीवंत हो गया। बड़े भाई झाओ ने कहा, बूढ़े भाई, हम आज किसी और काम से नहीं आए हैं। हमें हर दिन आपके भुने हुए मांस की खुशबू आती है, इसलिए हम आज कुछ भुना हुआ मांस खरीदने आए हैं। ये तो आसान है। पहले इसे चखिए और अगर पसंद आए तो खरीद लीजिए। लेकिन मैं शेख ही नहीं बघार रहा, मेरे भाई ये की कारीगरी कमाल की है। बूढ़ा भाई आमतौर पर ज्यादा नहीं बोलता था, लेकिन जब अपने बेटे की तारीफ करने की बात आती थी तो वो तुरंत बातूनी बन जाता था। अन्य लोग भी समझते थे कि प्रत्येक बच्चा अपने माता पिता के दिल में एक अनमोल खजाना होता है। चिकन के कंकाल खाने के बाद कई लोग बेहद संतुष्ट हुए और धीमी आंच पर पकाए गए मांस का स्वाद चखने के बाद तो उनकी संतुष्टि और भी बढ़ गई। भाई ये ने पीने के लिए और भी व्यंजन लाए, जिससे सभी लोग और भी उत्साह से बातें करने लगे। हालांकि वे व्यर्थ में नहीं आए थे। जब वे वहां से निकले तो उन्होंने बाई परिवार से 10 किलो से अधिक भुना हुआ मांस और 20 मुर्गे के कंकाल खरीदे। भाई ये ने एक पल सोचा, फिर पहले से पका हुआ सारा मांस निकाल लिया और आज ही खरीदे गए टोफू, सूखे टोफू और आलू को बर्तन में डालकर पकाने के लिए रख दिया। शाम को जियांग हाओ अभी भी बाई परिवार के घर पर ही था। जियांग हाओ का घर अस्त व्यस्त था। दो पोते पोतियों के जन्म के बाद जियांग हाओ अपने परिवार में हाशिए पर चला गया था। उसके लिए बाई परिवार के घर पर रहना, दिन भर मदद करना और रात को सोने से पहले बाई ये से बातचीत कर पाना बेहतर था। जियांग हाओ, मुझे वहाँ आपके काम के बारे में बताओ। अंधेरे में जियांग हाओ काफी देर तक चुप रहा। जैसे ही बाई ये दोबारा पूछने ही वाली थी, जियांग हाओ ने कहा, बाई ये, असल में पिछले कुछ सालों से मुझे नौकरी नहीं मिली है। इसके बजाय मैं फिल्म और टेलीविजन सिटी में एक एक्स्ट्रा कलाकार के रूप में काम कर रहा हूँ। आह, भाई ये तुरंत आधा उठकर बैठ गया, सचमुच। हम अंधेरे में, जियांग हाओ ने कड़वी हंसी हंसते हुए कहा, हम जैसे हाई स्कूल पास लोगों के लिए अच्छी नौकरियां मिलना मुश्किल है। मैंने कुछ नौकरियां ढूंढी, लेकिन कोई भी ज्यादा समय तक नहीं चली। 2 साल पहले मैं फिल्म और टेलीविजन सिटी गया और अपने कुछ जान पहचान के दोस्तों के साथ एक्स्ट्रा कलाकार के तौर पर काम करने लगा। अब 2 साल हो गए हैं। क्या अतिरिक्त होना आसान काम है? इसमें आसान क्या है और मुश्किल क्या? आज के जमाने में पैसा कमाना मुश्किल है और जिंदगी जीना भी मुश्किल है। जियांग हाओ की आवाज में एक आह थी। बहुत से लोग सोचते हैं कि अगर आप एक्स्ट्रा के तौर पर काम करेंगे तो शायद बाद में पहचान मिल जाए और आप सच में एक्टर बन जाएं, मशहूर हो जाएं और खूब पैसा कमा लें। एक्स्ट्रा बनने जाने वाले बहुत से लोगों के मन में यही होता है और मेरे मन में भी यही था। लेकिन बाद में मुझे समझ आया, शायद कुछ एक्स्ट्रा कलाकार सफल हो जाते हैं, लेकिन वे सचमुच दुर्लभ हैं। हमारे प्रांत के फिल्म और टेलीविजन शहर में एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो एक्स्ट्रा कलाकार से स्टार बना हो। इसलिए अब मैं इसे सिर्फ एक पेशे के तौर पर लेता हूँ। जब मैं थोड़ा बूढ़ा हो जाऊंगा तो ज्यादा से ज्यादा मैं वापस आकर कोई दुकान या कुछ और खोल लूंगा। क्या आप बहुत कमाते हैं? ज्यादा तो नहीं, लेकिन मिट्टी में खाना ढूंढने से तो बेहतर है। अगर किस्मत अच्छी रही तो शायद मुझे कुछ दिनों के लिए किसी फिल्म क्रू के साथ रहने का मौका मिल जाए, जहां रोज खाना मिलेगा। ज्यादा पैसे वाली नौकरियों में तो कुछ $100 रोजाना मिलते हैं, कम पैसे वाली नौकरियों में बस कुछ दर्जन डॉलर। एक महीने में मैं 1 या 2 हजार डॉलर बचा सकता हूँ। कोई बात नहीं, मुझे ही देख लो, मुझे आधे साल से वेतन नहीं मिला है। उन्होंने कहा था कि साल के अंत में पूरा वेतन दे देंगे, लेकिन अब तो सब कुछ खत्म हो गया है ना? बाई ये ने कड़वी मुस्कान के साथ कहा, दूसरों के लिए काम करना आसान नहीं होता। डिंग, मुख्य मिशन 10, एक नए शहर में व्यवसाय शुरू करें। मिशन पूरा करने पर भारी धनराशि और एक दुर्लभ वस्तु प्राप्त होगी। मिशन में असफल होने पर मौजूदा धनराशि में यादृच्छिक रूप से कमी आएगी। कठिनाई स्तर, बाई ये चौंक गया। मुख्य मिशन से जैसी उम्मीद थी, ये 6 सितारा मिशन था। हालांकि वह इस मिशन को पूरा करने के लिए दृढ़ संकल्पित था, क्योंकि उसने शियाओ नियान के बाद अपना व्यवसाय शुरू करने की पक्की योजना बना रखी थी। दोनों भाइयों ने एक पल के लिए आह भरी, फिर दोनों सो गए। अगले दिन नानजुआंग ग्रैंड मार्केट का दिन था, जो सबसे व्यस्त बाजार है और जिसका बाई ये को सबसे ज्यादा इंतजार रहता था।
तो आज वे न केवल धीमी आंच पर पकाया हुआ मांस, धीमी आंच पर पकाए गए चिकन के कंकाल और स्मोक्ड चिकन के कंकाल लाए, बल्कि कई प्रकार की अचार वाली सब्जियां भी लाए। हमेशा की तरह उन्होंने एक छोटा बर्तन उबालने के लिए रखा और धीमी आंच पर पक रहे मांस के सूप की सुगंधित भाप बाहर निकली, जिसने देखते ही देखते कई ग्राहकों को आकर्षित किया। बाय ये, ओल्ड मैन बाय और जियांग हाओ सभी ग्राहकों का स्वागत करने में व्यस्त थे। अचानक पास ही किसी ने जोर से चिल्लाकर कहा, सब लोग, उनका भुना हुआ मांस मत खरीदो। उनके भुने हुए मांस में ऐसी चीजें हैं जो नहीं होनी चाहिए। कौन बकवास कर रहा है? बाई ये ने भौहें चढ़ाकर पूछा। पिछली बार एक नौजवान बेतुकी बातें कर रहा था और उनके कारोबार को बर्बाद करने की कोशिश कर रहा था। भला ऐसा दोबारा कैसे हो सकता है? उनका पका हुआ मांस इतना स्वादिष्ट तो नहीं था कि उसे इतनी नफरत झेलनी पड़े, है ना? सबने पीछे मुड़कर देखा तो एक आंटी उनके पीछे खड़ी थी, जो उनकी दुकान पर रखे भुने हुए मांस को घृणा भरी निगाहों से देख रही थी। इतने छोटे बच्चे अभी से अच्छी बातें नहीं सीख रहे, इस तरह की चीजें भुने हुए मांस के सूप में डाल रहे हैं। कितना अनैतिक है। छी! आंटी, आप क्या कह रही हैं? ऐसी चीजें जो नहीं होनी चाहिए, क्या होती हैं? बकवास मत करो। जियांग हाओ ने भी जोर से कहा, मुझे नहीं पता कि हमारे काम से आपको क्या परेशानी है, लेकिन यह एक दो बार हुआ है, और अब इसका कोई अंत नहीं है। बाई ये ने मन ही मन जियांग हाओ की सराहना की। इस नौजवान ने पिछले कुछ वर्षों में बाहर निकलकर वाकई अनुभव प्राप्त कर लिया था, जबकि वह तो केवल रसोई में ही रहा था और उसने केवल खाना बनाना सीखा था। जियांग हाओ ने अपने दो वाक्यों में पहले तो दूसरे पक्ष के आरोपों का खंडन किया, फिर पिछली बार किसी द्वारा उन पर लगाए गए झूठे आरोपों का जिक्र करते हुए मौजूदा आरोप लगाने वाले को उन लोगों में शामिल किया जो उनके व्यवसाय से ईर्ष्या करते थे। जियांग हाओ की बातों को तुरंत ही कई लोगों का समर्थन मिल गया, क्योंकि बाई परिवार का भुना हुआ मांस मशहूर था और बहुत से लोग इसे खरीदते थे, इसलिए कुछ कहानियां फैल गई थीं। उदाहरण के लिए, वह पूर्व युवक जिसने बीमार सुअरों का उपयोग करने के लिए उनकी बदनामी की थी। उस समय हालांकि कई लोगों ने इसे खरीदा, लेकिन उससे भी अधिक लोगों ने बाद में गुपचुप तरीके से इसके बारे में पूछताछ की। कसाई झांग सुआ काटने के लिए काफी मशहूर था। उसकी कसाईगिरी की कुशलता अच्छी थी और दाम भी वाजिब थे। इसके अलावा वो कभी भी बीमार या घटिया सुअर नहीं लेता था, इसलिए आसपास के सभी गांवों के लोग सुआ काटने या मांस खरीदने के लिए उसके पास जाने को तैयार थे। जैसे ही उन्हें पता चला कि बाई परिवार का ब्रेस्ड मीट कसाई झांग से खरीदे गए मांस से बनाया गया था, सभी को एक तरह से राहत मिली। कुछ लोग जो अब भी असहज महसूस कर रहे थे, वे व्यक्तिगत रूप से कसाई झांग के मांस के स्टॉल पर गए और अनौपचारिक रूप से पूछताछ की, और कसाई झांग ने खुले तौर पर इसे स्वीकार किया, यहाँ तक कि बाई ये का सक्रिय रूप से प्रचार भी किया, ये कहते हुए कि वह केवल सर्वोत्तम सुअर ही खरीदते हैं। ये जानते हुए कि कोई जानबूझकर बाई परिवार के पके हुए मांस को बदनाम कर रहा है, अधिकांश लोगों को इस पर विश्वास नहीं हुआ, जबकि कुछ संदिग्ध लोगों ने अधेड़ उम्र की महिला की ओर देखते हुए कहा, आपने कहा कि उन्होंने ऐसी चीजें इस्तेमाल की जो उन्हें नहीं करनी चाहिए थीं। उन्होंने वास्तव में क्या इस्तेमाल किया? हमें स्पष्ट रूप से बताएं। अधेड़ उम्र की महिला कुछ कह नहीं सकी, लेकिन वह अपनी बात पर अड़ी रही और पीछे हटने को तैयार नहीं थी, जिससे बाई ये को गुस्सा आ गया। आंटी, यह अब अतीत नहीं है, जहां आप केवल अपने होंठ हिलाकर लोगों की बुराई कर सकती थीं। आप कानूनी रूप से जिम्मेदार हैं। बाई ये उसकी लगातार दखलंदाजी से तंग आ गई और सीधे बोली, तुम्हारे निराधार आरोपों से मुझे पहले ही आर्थिक नुकसान हो चुका है, इसलिए चलो अब पुलिस को बुलाते हैं। जियांग हाओ ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, पुलिस को बुलाओ। बोलते बोलते उसने अपना फोन निकाला और कहा, हमारा जमीर साफ है और हम अधिकारियों से नहीं डरते, अब फैसला आपका है। जियांग हाओ और बाई ये के आक्रामक रवैये को देखकर अधेड़ उम्र की महिला अंततः सहम गई और कठोर बाहरी दिखावे के साथ लेकिन डरपोक आंतरिक भाव से चिल्लाई, तुम क्या कर रहे हो? तुम क्या कर रहे हो? सिर्फ इसलिए शक्तिशाली मत समझो कि तुम बहुत सारे हो। और आप सभी को मैंने विनम्रतापूर्वक याद दिलाया था, चूंकि आप अच्छे इरादों की कद्र नहीं करते, इसलिए मुझे परोपकारी बनने की कोई आवश्यकता नहीं है। वो महिला बोलते बोलते चली गई और देखते ही देखते भीड़ में गायब हो गई। क्या ये व्यक्ति बीमार है? कौन जाने, शायद उसे दौरा पड़ रहा हो। ये स्पष्ट रूप से जानबूझकर की गई बदनामी है, मानो दूसरे भी उन्हीं की तरह हों। बिल्कुल सही, वो एक बूढ़ी कौवे जैसी दिखती है, फिर भी दूसरों की बुराई करने की हिम्मत करती है।
आओ छोटे भाई, ऐसे लोगों पर गुस्सा मत करो। पहले मुझे 5 किलो भुना हुआ मांस दीजिए, फिर 10 किलो भुने हुए चिकन के कंकाल दीजिए। भाई ये ने जवाब दिया, ठीक है। आज हमारे पास एक नया उत्पाद भी है, स्मोक्ड चिकन के कंकाल। जब भाई ये बोल रहा था, तभी उसने एक स्मोक्ड चिकन का ढांचा उठाया, उसे छोटे छोटे टुकड़ों में काटा और सभी को चखने के लिए एक प्लास्टिक बैग में रख दिया। दरअसल उन्हें ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं थी। स्मोक्ड चिकन के कंकालों की गंध ब्रेस्ड मीट की गंध से भी कहीं अधिक मनमोहक थी। पास खड़े लोगों ने चखने के लिए एक एक टुकड़ा लिया, जबकि पीछे खड़े लोग ये देखकर कि उन्हें कुछ नहीं मिल रहा है, घबराकर चिल्लाए, हमें कुछ नहीं मिल रहा है। भाई ये ने उस दिशा में ऊपर देखा और उन्हें दिलासा देते हुए कहा, चिंता मत करो सब लोग, चिंता मत करो, सबके लिए पर्याप्त है। ये कहते हुए भाई ये ने जल्दी से 2 और स्मोक्ड चिकन के कंकाल काटे, उन्हें 2 थैलों में डाला और सभी को बांट दिए। कोई भी इतना बेशर्म नहीं था कि वह सब कुछ खा जाए। आखिरकार वे सभी आसपास के गांवों से थे और अपनी इज्जत को खतरे में नहीं डाल सकते थे। सबने इसे आपस में बांटा और सभी ने कहा कि इसका स्मोक्ड फ्लेवर बहुत अच्छा था। अच्छी प्रतिष्ठा और स्वादिष्ट स्वाद के कारण धीमी आंच पर पकाए गए मांस के इस बर्तन का आधे से अधिक हिस्सा तुरंत बिक गया, और धीमी आंच पर पकाए गए चिकन के कंकाल और स्मोक्ड चिकन के कंकाल तो पहले ही खत्म हो चुके थे। विशेष रूप से स्मोक्ड चिकन के कंकाल, क्योंकि जिस दिन इन्हें पहली बार बनाया गया था, उस दिन इनकी संख्या केवल 100 से थोड़ी अधिक थी, इसलिए बाद में इन्हें प्रति व्यक्ति 5 तक सीमित कर दिया गया ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि अधिकांश लोग इन्हें खरीद सकें। छोटे भाई, तुम्हें और अधिक चिकन के कंकाल तैयार करने होंगे। 2 किलो ब्रेस्ड मीट 2 बार के खाने के लिए काफी होता है, लेकिन ब्रेस्ड चिकन के कंकाल कभी भी पर्याप्त नहीं होते, चाहे आप कितना भी खरीद लें। हाँ, मैंने अपने अच्छे दोस्त के साथ बातचीत और शराब पीने के लिए कुछ चिकन के कंकाल खरीदे थे, लेकिन मेरी पत्नी ने वे सब खा लिए। हा हा हा, मेरे घर में भी ऐसा ही होता है। मेरी पत्नी पहले तो इन्हें खाने से खुश नहीं थी। उसका कहना था कि इसमें मांस बहुत कम है, लेकिन एक बार जब उसने इन्हें चखा, तो मैंने उसके बाद एक निवाला भी नहीं खाया। मैंने इन्हें अपने बच्चे के लिए खरीदा था। हमारा बच्चा इतना शरारती है कि वह हर रोज कुत्ते से भी ज्यादा घर को तहस नहस कर देता है। लेकिन मुर्गियों के लिए बने पिंजरे खरीदने के बाद और हर दिन कुछ पिंजरे इस्तेमाल करने के बाद मेरे कान काफी शांत हो गए हैं। हा 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 हा, हमारे पूरे परिवार को इन्हें खाना बहुत पसंद है। आज मैंने खास तौर पर कुछ स्मोक्ड आलू खरीदे, मेरी माँ को स्मोक्ड खाना बहुत पसंद है। अरे छोटे भाई, क्या तुम्हारे पास स्मोक्ड मीट है? समय कम है, मैं इस बारे में सोचूंगा, भाई ये ने एक एक करके उत्तर दिया। हालांकि वे देर से निकले और उनके पहुंचने पर किसी ने परेशानी खड़ी कर दी, लेकिन लगभग 11 बजे तक सब कुछ बिक चुका था। नए साल के नजदीक आने के साथ ही बाजार के खुलने का समय भी बढ़ गया है। सभी छोटे बाजार बंद रहेंगे और अब से लेकर 30 तारीख तक नांजुआंग ग्रैंड मार्केट खुला रहेगा। यह एक प्रथागत व्यवस्था है। और अब ये सिर्फ सुबह तक सीमित नहीं रहा, बल्कि पूरे दिन तक सीमित हो गया है। वापस लौटते समय बाई ये ने कहा कि वे दिन बर्बाद नहीं कर सकते, और जियांग हाओ और बूढ़े बाई ने भी इस बात पर सहमति जताई। वे सुबह के 2 या 3 घंटों में 4000 युआन से अधिक का सामान बेच सकते थे, जिससे उन्हें 1000 से अधिक या लगभग 2000 का शुद्ध लाभ हो सकता था। इस समय तो व्यस्त और थका हुआ होना भी सार्थक लग रहा था। इसके अलावा बाई ये भी जानता था कि उनके छोटे से इलाके में भले ही उनका भुना हुआ मांस स्वादिष्ट हो, वे इस तरह से केवल नए साल से पहले ही पैसा कमा सकते थे। सामान्य दिनों में इतने लोग खरीदने नहीं आते थे। कहावत है कि अवसर एक ही बार आता है, अगर वे इस मौके को गंवा देते हैं, तो उन्हें अगले साल तक इंतजार करना पड़ेगा। उस दिन बाई ये और अन्य 2 लोगों ने चर्चा की और निर्णय लिया कि पूरा परिवार एकजुट होगा। बाई परिवार के 4 सदस्यों को, साथ ही मदद के लिए आए जियांगहाओ को 2 समूहों में विभाजित किया जाएगा। एक समूह धीमी आंच पर पका हुआ मांस बेचता था और दूसरा समूह इसे घर पर बनाता था। उनकी बातचीत खत्म होने के बाद बूढ़ा बाई घर के कामों में व्यस्त हो गया। उन्हें न तो धीमी आंच पर पकाए गए मांस से और न ही स्मोक्ड चिकन के कंकाल से कोई समस्या थी। बाई ये ने तो उनसे धूम्रपान करने की तकनीक भी सीखी थी। और बाई ये सीधे पीछे के पहाड़ की ओर चली गई ताकि ओक के बाग के प्रबंधक से कुछ सूखी शाखाएं प्राप्त करने के बारे में चर्चा कर सके। अपनी ईमानदारी दिखाने के लिए बाई ये 10 स्मोक्ड चिकन के कंकाल भी लेकर आया।
परिणामस्वरूप मामला सुचारू रूप से सुलझ गया और ओक के बाग का आधा हिस्सा बेच दिया गया और इस वर्ष छंटाई की गई शाखाओं का एक बड़ा ढेर बाई ये को दे दिया गया। वह राशि कितनी थी? शाखाओं को लाने ले जाने के लिए ईंधन का खर्च शायद उन्हें खरीदने से ज्यादा महंगा पड़ता था। बाई ये वापस गया और उसने इसे आजमा कर देखा। अगर यह असफल भी हो जाता तो भी कोई बात नहीं, वे इसे सुखाकर जलाओ लकड़ी के रूप में जला सकते थे। लेकिन प्रायोगिक परिणामों ने बाई पिता और पुत्र को आश्चर्यचकित कर दिया। ओक की शाखाओं से एक बहुत ही खास स्मोक्ड स्वाद उत्पन्न हुआ, जिसमें तेल की हल्की सुगंध थी, फिर भी यह मांस की तैलीय सुगंध से अलग थी। इस स्वाद ने बाई ये को भी आश्चर्यचकित कर दिया। इसके बाद उन्होंने और बूढ़े बाई ने सावधानीपूर्वक कई अनुपातों के साथ प्रयोग किया, जिसमें ओक की शाखाओं को भूरी चीनी और चावल की भूसी के साथ पूरी तरह से मिलाया गया, और बाई ये ने विशेष रूप से कुछ बारीक कटे हुए सूखे संतरे के छिलके का पाउडर भी मिलाया। चिकन के कंकालों को अब धीमी आंच पर नहीं पकाया जाता था, बल्कि उन्हें नमकीन पानी में तब तक उबाला जाता था जब तक कि वे पूरी तरह से पक न जाएं, फिर उन्हें सीधे बर्तन में ही धुएं में पकाया जाता था। इसका अंतिम स्वाद ताजगी भरा और स्वादिष्ट था, सचमुच लाजवाब। प्रयोग के सफल होने के ठीक उसी क्षण सिस्टम ने एक चेतावनी जारी की। डिंग, छिपी हुई खोज पूरी की। 9B ग्रेड धूम्रपान गुप्त नुस्खा खोजा। क्वेस्ट स्टार रेटिंग। इनाम संख्या 1, नकद 5888। इनाम 2, अनुभव अंक 50। बाई ये चौंक गई। उसने धूम्रपान करने की एक विधि पर शोध किया और उससे उसे वास्तव में बहुत सारा पैसा मिला। उसे किस प्रकार की दैवीय व्यवस्था का सामना करना पड़ा, इसने तो उसे घोर संकट से बचा ही लिया। यह कोई असाधारण पाक कला प्रणाली नहीं थी, ये तो बस पैसे कमाने का एक साधन मात्र था। बाई ये अपनी खुशी को व्यक्त करने का तरीका नहीं जानता था। वह चाहता था कि काश वह सिस्टम को 2 बार चूम पाता। बूढ़े बाई ने अपने बेटे को खुश देखकर अपने चेहरे पर भी मुस्कान ला दी और कहा, इसका स्वाद वाकई बहुत अच्छा है, कल हम इसे अपने साथ ले जाएंगे। जी हाँ पिताजी, कल मैं और जियांग हाओ धीमी आंच पर पका हुआ मांस बेचने जाएंगे और फिर आप घर पर इसे बनाना जारी रखिएगा। जब लगभग सारा सामान बिक जाएगा तब हम इसे लेने वापस आएंगे। ठीक है पिताजी, मेरे बड़े भाई, कोई जरूरत नहीं। भाई हनान ने शरारती मुस्कान के साथ कहा, दरअसल मैं अपने बड़े भाई और अच्छे दोस्त के साथ जा सकती हूँ। फिर मेरा अच्छा दोस्त सामान लेने वापस आ सकता है और मैं अपने बड़े भाई के साथ वहीं रहकर स्टॉल लगाने का काम जारी रखूंगा, जिससे काफी समय बच जाएगा। भाई हनान की बात काफी तर्कसंगत थी और सभी ने इस पर विचार करने के बाद सहमति जताई। अगली सुबह बाई ये, उसकी बहन और जियांग हाओ ने पका हुआ मांस गाड़ी में लादा और सीधे नानजुआंग ग्रैंड मार्केट के लिए रवाना हो गए। वे कल से अपनी सामान्य जगह पर थे, इसलिए जल्द ही नियमित ग्राहक उन्हें ढूंढने लगे। हालांकि आज इसमें नए स्वाद जोड़े गए थे, लेकिन बाई परिवार के ब्रेस्ड मीट पर सबका भरोसा इतना मजबूत था कि उन्हें इसे ज्यादा चखने की जरूरत नहीं पड़ी। उन्होंने सीधे पैसे देकर इसे खरीद लिया। नए साल के करीब आने के साथ ही सुअर के मांस की कीमतों में फिर से थोड़ी वृद्धि हो गई थी। हालांकि कसाई झांग ने बाई ये के लिए कीमत बढ़ाने की योजना नहीं बनाई थी, फिर भी बाई ये ने उचित कीमत चुकाने पर जोर दिया। रिश्ते आपसी लेन देन पर बनते हैं। हालांकि कसाई झांग को बाई ये की पहले की मदद करने की दयालुता याद थी, लेकिन बाद में सोचने पर उसे लगा कि यह कोई बड़ी बात नहीं थी और कसाई झांग ने उसे पहले ही लाभ रहित कीमत पर एक सुअर बेच दिया था। बाद के लेन देन में भी वो हमेशा उनके लिए सबसे अच्छी गुणवत्ता का सुअर का मांस सबसे अनुकूल कीमतों पर बचाकर रखता था। बस इतना ही काफी था। हद से ज्यादा लालच करने से झुंझलाहट होगी और अंततः इस व्यापारिक साझेदार को खोना पड़ेगा। इसलिए उनके ब्रेस्ड मीट की कीमत में भी मामूली वृद्धि हुई। ब्रेस्ड मीट की कीमत अब $35 प्रति जिन हो गई थी और पोर्क रिब्स की कीमत $41 प्रति जिन तक पहुंच गई थी। हालांकि मुर्गे के कंकालों की कीमत में कोई वृद्धि नहीं हुई थी और यह प्रति कंकाल 5 युआन पर ही बनी रही। जब से उन्होंने बाई जियांग से थोक में सामान खरीदना शुरू किया, बाई ये को मिलने वाली कीमत काफी अनुकूल हो गई। मूल रूप से 14 जिन के एक डिब्बे की कीमत 56 युआन थी, जिसमें लगभग 20 से कुछ टुकड़े होते थे। प्रति टुकड़े की औसत कीमत 3 युआन से कम थी। अब थोक मूल्य और भी कम होने के कारण प्रत्येक मुर्गे के ढांचे की लागत 2 युआन है, जिससे धूम्रपान और धीमी आंच पर पकाने के बाद 3 युआन का शुद्ध लाभ होता है।
प्रति वस्तु 3 युआन की कमाई होती थी। 100 वस्तुओं का मतलब 300 युआन होता था और उन्होंने उस दिन 1000 से अधिक वस्तुएं बेच दी। केवल मुर्गे के कंकालों से ही उन्हें प्रतिदिन 3000 युआन का शुद्ध लाभ होता था। भुने हुए मांस की बिक्री से होने वाली आय को मिलाकर उनकी कुल आय 5000 युआन तक पहुंच जाती थी। एक दिन बाद पूरा परिवार थक चुका था, लेकिन कांग पर लेटे हुए भी सबके चेहरे पर मुस्कान थी। थोड़ी देर आराम करने के बाद बाई ये फिर से उठ खड़ा हुआ। उसे अभी और मुर्गे के पिंजरे खरीदने थे और गाड़ी में पेट्रोल भी भरवाना था। लगातार 3 व्यस्त दिनों के बाद 29 तारीख की दोपहर को लौटकर बाई ये ने घोषणा की कि वह कल ब्रेस्ड मीट नहीं बनाएगा। अरे क्यों? बूढ़ा बाई चौंक गया। उनकी माँ जियांगलान भी हैरानी से उनकी ओर देखने लगी। माता पिता, आज 29 तारीख है, कल 30 तारीख है। हम भुना हुआ मांस नहीं बेचेंगे, हम खरीदारी करने जा रहे हैं। बाई ये मुस्कुराई और बोली, क्या हमने नए साल से पहले कुछ पैसे कमाने की योजना नहीं बनाई थी ताकि हमारा साल समृद्ध हो? बूढ़े बाई और जियांगलैन ने एक दूसरे की ओर देखा और दोनों हंस पड़े। देखिए, पिछले कुछ दिनों से हम इतने व्यस्त थे कि हम उलझन में पड़ गए हैं। हम बाई ये की बात सुनेंगे। ठीक है, हम कल खरीदारी करने जाएंगे। माँ, हमने इन दिनों में कितना पैसा कमाया है, शायद आपको यकीन न हो, जियांगलैन ने बेकाबू खुशी से भरी आंखों से कहा। हमने इन दिनों 20,000 युआन से ज्यादा कमा लिए हैं। अगर इसमें बाई ये द्वारा लाए गए 8,000 युआन भी जोड़ दें, तो कुल 30,000 युआन हो जाते हैं। उस 20,000 से अधिक की कमाई में से आखिरी कुछ दिनों में सबसे ज्यादा मुनाफा हुआ, जिसमें प्रतिदिन 5 या 6,000 युआन का शुद्ध लाभ शामिल था। हालांकि वे थके हुए थे, फिर भी उन्होंने काफी कमाई की थी। बाई ये ने जियांग हाओ को 2000 युआन दिए। जियांग हाओ ने इसे देखकर कहा, तुमने मुझे इतना क्यों दिया? उनके पिछले समझौते के अनुसार जियांग हाओ को उसकी मदद करने के लिए प्रतिदिन 200 युआन मिलेंगे। उनके छोटे से कस्बे में यह वेतन पहले से ही काफी अधिक था। मैंने केवल लगभग 1 सप्ताह तक मदद की, ज्यादा से ज्यादा 1400। क्या हमें इस बारे में आपस में बात करने की जरूरत है? बाई ये ने जियांग हाओ के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। नए साल के बाद भी हम साथ मिलकर काम करेंगे। तो ठीक है। जियांग हाओ, जियांग लैन ने भी एक लाल लिफाफा निकाला और जियांग हाओ को दे दिया। ये तुम्हारे चाचा और मेरी तरफ से है। आंटी, आप मुझे लाल लिफाफा क्यों दे रही हैं? मैं बच्चा नहीं हूँ। अगर आप 20 साल की उम्र के शुरुआती दौर में हैं और बच्चे नहीं हैं, तो आप क्या हैं? जल्दी से इस बात को समझ लीजिए। पिछले कुछ दिनों में आपने सबसे ज्यादा मेहनत की है, अगर अपने लिए नहीं, तो किसके लिए? माँ, मैंने भी मदद की, क्या मुझे लाल लिफाफा मिलेगा? बाई आनान की आंखें चमक उठी और उसने उत्साह से जियांग लैन की बांह पकड़ ली। हाँ, हाँ, हाँ। जियांग लैन ने बाई आनान की नाक पर उंगली मारी। छोटी बच्ची जो पैसे देखकर उत्साहित हो जाती है। जियांग हाओ कुछ बोलने ही वाला था कि बूढ़े बाई ने बीच में ही टोकते हुए कहा, बाई ये, अगर कल हम भुना हुआ मांस नहीं बेच रहे हैं, तो कसाई झांग से मंगवाए गए सुअर का क्या होगा? पिताजी, हमें भी नया साल मनाना है। मैं अभी सुअर लेने जा रही हूँ, बाई ये ने कहा। हाउजी, गाड़ी में बैठो। मैं तुम्हें भी घर छोड़ दूंगा। जियांग हाओ मूल रूप से लाल लिफाफा लौटाना चाहता था, लेकिन बीच में रुकावट आने के कारण वह भूल गया। वह बाई ये के साथ ली गांव गया ताकि सुअर को ले सके, फिर सीधे अपने घर के पास उतरा और घर चला गया। जब तक उसे पता चला कि क्या हुआ है, तब तक वह अपने कमरे में वापस आ चुका था। बाई ये की मां द्वारा दिए गए लाल लिफाफे को खोलने पर उसे अंदर 500 युआन मिले। जियांग हाओ की नाक में झुनझुनी सी महसूस हुई। वह ऐसे परिवार में पला बड़ा था जहां उसके माता पिता उसे विशेष रूप से लाड़ प्यार नहीं करते थे। हालांकि कहावत है कि सबसे छोटा बेटा और सबसे बड़ा पोता बूढ़े आदमी की जान होते हैं, लेकिन जब जियांग हाओ कुछ ही साल का था, तब उसके पिता को सचमुच एक सबसे बड़ा पोता हुआ, और वह, अप्रत्याशित रूप से सबसे छोटा बेटा, अब उतना पसंदीदा नहीं रहा। बचपन से ही उन्हें अपने भतीजे के सामने झुकना पड़ता था, जो उनसे कुछ ही साल छोटा था। हर बात में उनका यही कहना होता था, चाचा होने के नाते आपको अपने भतीजे से बहस नहीं करनी चाहिए। अगर वह फिर से रोता या हंगामा करता, तो न केवल उसका बड़ा भाई और भाभी उसे ठंडी, नापसंदगी भरी निगाहों से देखते, बल्कि उसके माता पिता भी बिना दया के उसे जोरदार थप्पड़ मारते। इस तरह के दमन के माहौल में पले बड़े होने के कारण
जियांग हाओ का व्यक्तित्व स्वाभाविक रूप से कुछ हद तक अंतर्मुखी हो गया और वह काफी उदास दिखने लगे। 3 साल तक घर से दूर काम करने से जियांग हाओ को काफी फायदा हुआ था। कम से कम आज का जियांग हाओ पहले से कहीं ज्यादा खुशमिजाज था। वह अपने छोटे से कमरे में ठंडे सोफे पर लेट गया। कुछ दिन पहले बाई ये ने उसे जो बताया था उसके बारे में सोच रहा था और उसका दिल गर्म महसूस हुआ। यह अच्छा था, वह अपने भाई के साथ बाहर जाकर अपना नाम कमाएगा। दूसरी ओर बाई ये सुआ को घर ले आया और चारों सदस्य उसे तैयार करने में जुट गए। सुआ का मांस तैयार करना आसान था। इसे उन व्यंजनों के अनुसार उपयुक्त आकार में काट लिया गया था जिन्हें वे बनाने की योजना बना रहे थे। ये पूरा सुअर नववर्ष के दौरान उनके अपने उपभोग के लिए था, इसलिए बाई ये ने वापस आते समय ही अपने मन में इसकी योजना बना ली थी। इस बार बाई ये ने सुआ का पूरा एक सुआ मंगवाया था, जिसमें सुआ का सिर और उसके अंदरूनी अंग भी शामिल थे। सुआ के सिर पर बाल थे और बाई हनान उन्हें निकालने के लिए चिमटी ढूंढने के लिए घर के अंदर दौड़ी, लेकिन उसके माता पिता ने उसे रोक दिया। बाई ये भी जोर से हंसते हुए बोली, अनान, तुम्हारा तरीका बहुत ही पेचीदा है। और क्या तरीका है? बाई हनान ने अपनी छोटी सी नाक सिकोड़ी। पिछली बार जब मैं सुपरमार्केट गई थी, तो मैंने मांस काउंटर पर विक्रेता को सुअर के मांस से बाल हटाने के लिए रेजर का इस्तेमाल करते देखा था। आप ऐसा नहीं करने वाले हैं, है ना? फिर जब हम इसे खाएंगे तो इसमें बहुत सारे बाल रह जाएंगे। बाई हनान के शब्दों में छिपी तिरस्कार की भावना को सुनकर बाई ये ने अपना सिर हिलाया। नहीं, बस देखते रहो। दरअसल जब बाई हनान अभी भी संशय में थी, तभी बूढ़े बाई ने बगल वाले कमरे में तलाशी ली और किसी चीज से भरा एक छोटा सा थैला निकाला। अंदर काले और पीले रंग का पदार्थ था। बूढ़े बाई ने मुट्ठी भर पदार्थ उठाया और उसे एक लोहे के बर्तन में डाल दिया। फिर उसने उसे गैस स्टोव पर रखा और गर्म करना शुरू कर दिया। यह क्या है? चीड़ की खुशबू। बाई हनान ने उत्सुकता से कहा। बाई ये ने अपनी बहन के सिर पर हाथ फेरा। ये चीड़ का राल है। बाल हटाने के लिए ये सबसे अच्छा है। इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं? बाई हनान ने उलझन भरी नजरों से पूछा। आग की गर्मी से चीड़ की राल धीरे धीरे पिघलकर एक पारदर्शी, गाढ़ा तरल बन गई। बूढ़े बाई को कहीं से एक पुराना स्टेनलेस स्टील का पैमाना मिला और उन्होंने उसे राल में मिला दिया। बाई ये ने इसे पहचान लिया। क्या यह उसके हाई स्कूल की स्टेशनरी नहीं थी? उन्हें उम्मीद नहीं थी कि इसमें अब एक नया कार्य विकसित हो जाएगा। बूढ़े बाई ने सुआ के सिर पर थोड़ा थोड़ा करके गाढ़ा राल लगाया, हर बाल वाले हिस्से को एक मोटी परत से ढक दिया, एक भी हिस्सा नहीं छोड़ा। इसके बाद उन्होंने चीड़ की राल के दोबारा जमने का इंतजार किया। दूसरी ओर जियांग लैन जानवरों के अवशेष साफ कर रही थी। बाई ये को सारे अपशिष्ट पदार्थ नहीं चाहिए थे। उसने सिर्फ बड़ी आंत, सुअर का जिगर और 2 गुर्दे ही लिए। उसके परिवार को बाकी का हिस्सा खास पसंद नहीं आया, इसलिए उन्होंने उसे कसाई झांक के पास छोड़ दिया ताकि कोई भी उसे खरीद सके। इस समय जियांग लैन बड़ी आंत की सफाई कर रही थी। हालांकि थोड़ी सी चर्बी इसे स्वादिष्ट बनाती है, लेकिन माँ बेटी जियांग लैन और बाई आनान को ये पसंद नहीं था, इसलिए बाई परिवार के पिता और पुत्र केवल उदास होकर देखते रहे क्योंकि जियांग लैन ने बड़ी आंत को उलट दिया और सारी चर्बी निकाल दी। चर्बी वाली आंत स्वादिष्ट तो होती है, लेकिन उसे साफ करना बहुत मुश्किल होता है। जियांग लैन ने बाई आनान से थोड़ा सिरका और सेम का आटा लाने को कहा और धीरे धीरे उसे तब तक रगड़ा जब तक कि सतह पर जमी चिपचिपी परत धुल न गई, चर्बी साफ न हो गई और कोई दुर्गंध भी न रह गई। कुछ लोगों को ऑर्गन की गंध पसंद होती है। उनका कहना है कि इसके बिना यह असली नहीं लगता और इसे बहुत ज्यादा साफ नहीं करना चाहिए। लेकिन असल में ऑर्गन की गंध का उसकी सफाई से कोई लेना देना नहीं है। चाहे उसे कितना भी साफ क्यों न कर दिया जाए, वह खास गंध फिर भी बनी रहेगी। इसी बीच बूढ़ा बाई पास ही में बैठकर सुआ का जिगर साफ कर रहा था। सुआ के जिगर को भी बार बार धोना पड़ता है, लेकिन ये बड़ी आंत जितना मुश्किल काम नहीं है। जब तक बूढ़े बाई ने सुअर के जिगर को धोना समाप्त किया, तब तक चीड़ का राल लगभग तैयार हो चुका था। बाई हनान झुककर यह सब देखने लगी। उसने देखा कि बूढ़े बाई ने एक अच्छा शुरुआती बिंदु ढूंढा और उसे धीरे धीरे छीलना शुरू किया। आखिरकार उससे सुअर के बालों का एक गुच्छा निकल आया। बाई हनान ने छिले हुए हिस्से को देखा और आश्चर्य से हौंफ उठी। सचमुच ये बहुत साफ था। उस नन्हे से चेहरे पर एक भी बाल नहीं था, वह सफेद और कोमल था। बाई हनान ने उसे छूने के लिए हाथ भी बढ़ाया। बाई ये को आते देख
भाई अनान ने उसे भी अपने पास खींच लिया और दोनों साथ में देखने लगे। भाई ये ने हंसते हुए कहा, बहन, मुझे तुम्हारी सादगी बहुत पसंद है। मैंने इसे पहले कभी नहीं देखा, तो मुझे कैसे पता चलेगा? वैसे भी, भाई, माता पिता दोनों काम करते हैं, तुम क्यों नहीं करते? तुम्हारा भाई यहाँ ज्यादा मदद नहीं कर सकता। कल, जब हम नए साल की पूर्व संध्या का खाना बनाएंगे, तब मैं अपना हुनर दिखाऊंगा। ठीक है, तो फिर आपको कुछ अच्छे व्यंजन बनाने चाहिए। ठीक है, मैं आपके लिए वही बना दूंगा जो आप खाना चाहते हैं। तो आज रात हम क्या खा रहे हैं? आज रात हम सुअर का जिगर खाएंगे और 2 अन्य व्यंजन भी भूनेंगे। ओह, मुझे पता था कि आज रात हम अच्छा खाना खाएंगे, मुझे हाओगे को जाने नहीं देना चाहिए था, बाई हनान ने अचानक कहा। कोई बात नहीं, उसे बाद में खाने के कई मौके मिलेंगे, बाई ये ने कहा। वैसे भी, अगर वो वापस नहीं गया, तो उसके भाई बहन फिर से हंगामा करना शुरू कर देंगे। उसका परिवार तो वाकई बहुत झंझट वाला है, बाई हनान ने नाक सिकोड़ते हुए कहा। और बगल में रहने वाले झांग शिलियांग और उसकी माँ भी। हाँ, बाई ये भी बगल वाले घर में रहने वाले माँ बेटे से परेशान थी। इस समय, पड़ोस में रहने वाला झांग परिवार भी काफी चहल पहल में था। उनकी सबसे बड़ी बेटी वापस आ गई थी, और वह अपने साथ एक आदमी को भी लाई थी। झांग शिलियांग की बड़ी बहन झांग युएलियांग हैं, जो अपने भाई से 3 साल बड़ी हैं और इस साल 24 साल की हो चुकी हैं। हाई स्कूल से स्नातक होने के बाद उसने काम करना शुरू कर दिया और उसकी मासिक तनख्वाह नियमित रूप से उसकी मां सुन कुईजुआन के खाते में जमा होती थी। सुन कुईजुआन के अनुसार यह उनकी बेटी के भविष्य के दहेज के लिए बचत थी। लेकिन असल में वह पैसा बहुत पहले ही झांग शिलियांग की जेब खर्च बन चुका था। इस बार जब झांग युएलियांग लौटी, तो सुन कुईजुआन ने मूल रूप से झांग युएलियांग के लिए एक गुप्त मुलाकात की व्यवस्था करने की योजना बनाई थी, जिसमें घर के पास के किसी परिवार को ढूंढना था, अधिमानतः एक धनी परिवार। इन शर्तों के अनुसार उसने पिछले 1 साल में संबंध बनाने में बिताया था और वास्तव में उसे एक ऐसा परिवार मिल गया था जो उसे पसंद था। वह परिवार उनके गांव से कुछ ही दूरी पर रहता था। नौकरी छूटने के बाद उस आदमी ने एक फर्नीचर फैक्ट्री खोली और बाद में उसने खूब धन कमाया, इसलिए वह अपनी पत्नी और बच्चे के साथ काउंटी के कस्बे में चला गया। ऐसा कहा जाता था कि उनके पास काउंटी शहर में 3 घर थे, लाखों की बचत थी, और वह इकलौता बच्चा था। हालांकि इस परिवार का बेटा कद में छोटा था, दिखने में साधारण था और उसमें कोई खास महत्वाकांक्षा भी नहीं थी। लेकिन उनके घर जाकर सुन कुई जुआन संतुष्ट हो गई। किसी आदमी के इतने सुंदर होने का क्या फायदा? वह अपनी जीविका के लिए अपनी सुंदरता पर निर्भर नहीं करता। परिवार के लिए धन होना सबसे महत्वपूर्ण है। वह बड़ा घर कितना विशाल था, लेकिन उसे यह उम्मीद नहीं थी कि झांग युएलियांग के लौटने के बाद सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। उसकी बेटी अपने प्रेमी के साथ इतनी बेशर्मी से वापस आ गई। सुन कुईजुआन इतनी क्रोधित हुई कि उसने तुरंत अपनी बेटी को थप्पड़ मारा और शाप देते हुए कहा, तुम इतनी बेशर्म कैसे हो सकती हो? झांग युएलियांग तुरंत रोने लगी, और झांग युएलियांग का बॉयफ्रेंड भी गुस्से में आ गया। दोनों एक दूसरे को 3 साल से जानते थे और आखिरकार इस साल उनका रिश्ता शुरू हुआ। उसकी प्रेमिका, जिसे उसने कभी डांटा तक नहीं था, को अचानक थप्पड़ मार दिया गया। भला वह खुश कैसे हो सकता था? बूढ़ी झांग को भी ऐसी उम्मीद नहीं थी। उन्होंने अपनी पत्नी की ओर देखा, जो गुस्से से आग बबूला थी, और फिर उस युवक की ओर देखा जो अपनी बेटी की रक्षा करते हुए पीछे खड़ा था और दंपति को संदेह भरी निगाहों से देख रहा था। बूढ़ी झांग को लगा कि यह युवक काफी चालाक है। कुईजुआन, तमाशा करना बंद करो। युएलियांग, जल्दी आओ, अपने प्रेमी को अंदर ले आओ, बहुत ठंड है। अपने पिता के सामान्य रवैये को देखकर झांग युएलियांग ने आखिरकार अपने प्रेमी को घर के अंदर खींच लिया। जहां तक झांग शिलियांग की बात है, वह शुरू से अंत तक एक तरफ खड़ा रहा, मानो वह पड़ोसी के घर में हो रहे हंगामे को देख रहा हो। उसे ऐसा महसूस नहीं हो रहा था कि इस मामले का उससे कोई लेना देना है। अपनी माँ पर गुस्सा मत करो, वो बस तुम्हारे बारे में चिंतित है। नौजवान, तुम कहाँ से हो? नमस्ते अंकल, मेरा नाम लैंग जिंग है। मैंने 3 साल तक उसका पीछा किया और हम इस साल ही साथ आए हैं। पत्नी, कुछ बोलो, बूढ़ी झांग ने सन कुईजुआन की ओर देखते हुए कहा। अंततः उसे अब भी समझ नहीं आया कि वह इतनी परेशान क्यों थी। उसकी बेटी पहले ही 24 साल की हो चुकी थी, जीवन साथी मिलना तो स्वाभाविक ही था। और वह युवक देखने में अच्छा था।
अगर कुछ अनुचित भी होता तो इतना कठोर रवैया अपनाने की कोई आवश्यकता नहीं थी। अप्रत्याशित रूप से सुन खुईजुआन ने आंखें घुमाते हुए कहा, इस बारे में मुझसे बात मत करो। तुम दोनों साथ नहीं रह सकते। तुरंत अलग हो जाओ और जो भी करना है करो। आंटी, क्या मैं पूछ सकता हूँ कि क्यों? लैंग जिंग ने बड़ी मुश्किल से अपना गुस्सा दबाते हुए कहा। मैंने अपनी बेटी के लिए एक ब्लाइंड डेट पहले ही तय कर ली है। उनकी शादी तो पक्की है। कल तो बस एक औपचारिकता है। आप जल्दी से अपनी ट्रेन का टिकट बुक करें और जहां से आए हैं वहीं वापस चले जाएं। माँ, क्यों? झांग युएलियांग झट से बोली, अगर मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं होता और आप ब्लाइंड डेट का इंतजाम करती तो मैं चली जाती। लेकिन मेरा बॉयफ्रेंड है और हमने साथ रहने का फैसला कर लिया है। फिर भी आप मुझे ब्लाइंड डेट पर क्यों भेजना चाहती हैं? क्यों? क्योंकि मैं तुम्हारी माँ हूँ। उस अनजान लड़के का नाम झोउ दावेई है। मैं उसके घर जाकर सब कुछ देख चुकी हूँ। उसके परिवार के पास मर्सिडीज कार, 3 घर और एक फर्नीचर फैक्ट्री है। तुम वहां जाओगे और उसकी युवा रखेल बनोगे। इसमें क्या बुराई है? झोउ दावेई का नाम सुनते ही झांग युएलियांग का चेहरा तुरंत गुस्से से लाल हो गया और उसके बगल में बैठी झांग शिलियांग ने हल्की सी हंसी हंस दी। हा हा हा, बहन, तुम उस बेवकूफ झोउ दावेई से शादी करने वाली हो। झांग युएलियांग ने तुरंत अपने छोटे देवर को घूर कर देखा। लैंग जिंग ने भी अपने होने वाले छोटे साले की ओर देखते हुए भौहें चढ़ा ली। क्या ये झोउ दावेई ठीक नहीं है? बूढ़े झांग ने हैरानी से पूछा, क्या हो रहा है? पिताजी, झोउ दावेई अच्छा आदमी नहीं है, मैं उससे कभी शादी नहीं करूंगी। उसके परिवार के पास भले ही बहुत पैसा हो, लेकिन वो बहुत बुरा इंसान है। वह जुआ खेलता है, शराब पीता है, वेश्याओं के पास जाता है और मारपीट भी करता है। उसकी पिछली पत्नी तो इसलिए भाग गई क्योंकि वह उसे पीटता था। झांग युएलियांग ने गुस्से से कहा, क्या पहले से शादीशुदा हो? ये सुनकर बूढ़े झांग को तुरंत गुस्सा आ गया। उनका चेहरा गुस्से से लाल हो गया और उन्होंने अपनी पत्नी को डांटते हुए कहा, तुमने इस व्यक्ति को कैसे चुना? बूढ़े झांग को पहले लगा था कि सुन कुईजुआन को इसके बारे में पता नहीं है और वह धोखे में है। अप्रत्याशित रूप से सुन कुईजुआन ने मुंह बनाकर कहा, पहले शादी करने में क्या बुराई है? उसका कोई बच्चा नहीं है। इसके अलावा उसका परिवार इतना अमीर है, अगर उसने पहले शादी नहीं की होती तो क्या हमारी बारी आती और हमें अपनी शर्तें माननी पड़ती? इससे पहले कि बूढ़े झांग कुछ और बोल पाते, सुन कुईजुआन ने एक बार फिर झांग युएलियांग से कहा, जैसे ही उन्हें पता चला कि तुम हो, वे मान गए और यहाँ तक कि उन्होंने सगाई के उपहार के रूप में 300,000 युआन देने की बात भी कही। ये बहुत अच्छा है, तुम्हारे छोटे जीजाजी ने कहा है कि वे एक कार खरीदना चाहते हैं। बाद में उनसे मिलो और हम नए साल के बाद शादी पक्की कर लेंगे। सुन कुईजुआन के शब्दों ने सभी को चौंका दिया। झांग युएलियांग ने अविश्वास से कहा, माँ, आप चाहती हैं कि मैं एक ऐसे हिंसक व्यक्ति से शादी करूं जो पहले भी शादीशुदा रह चुका है? ये सब दुर्व्यवहार का क्या झंझट है? जब पति पत्नी साथ रहते हैं तो झगड़े कैसे नहीं हो सकते? तुम्हारे पापा और मैं इतने सालों से शादीशुदा हैं, और क्या हम कभी नहीं लड़े? बिस्तर पर होने वाले झगड़े तो बिस्तर के पास ही सुलझा लिए जाते हैं। हम गांव की लड़कियां इतनी नाजुक नहीं होती। झांग युएलियांग की आंखें तुरंत लाल हो गईं। उसने अपनी मां की ओर देखा, उसकी आंखों में निराशा साफ झलक रही थी। वह अपने छोटे बहनोई की तुलना में पढ़ाई में कहीं बेहतर थी, लेकिन उसकी मां का कहना था कि एक लड़की होने के नाते उसे इतनी किताबें पढ़ने की जरूरत नहीं है, और परिवार के पास उसका खर्च उठाने के लिए उतना पैसा नहीं था, इसलिए उन्होंने उसे हाई स्कूल के बाद काम करने के लिए भेज दिया। लेकिन उसके छोटे बहनोई के लिए, जिसे मुश्किल से एक द्वितीय श्रेणी के विश्वविद्यालय में दाखिला मिला था, उसकी माँ उस माँ की तरह थी जिसका बेटा एक शीर्ष विद्वान बन गया हो, और वह अपने गांव से लेकर अपनी नानी के गांव तक उसके बारे में डींगे मारती रहती थी। बाद में, जब वह काम पर गई, तो वह अपनी जेब में 500 युआन लेकर एक अनजान शहर में पहुंची। दूसरे महीने में उसकी तनख्वाह अभी तक नहीं मिली थी, लेकिन उसकी मां ने फोन करके उसे अपनी तनख्वाह भेजने के लिए कहा, इस बात को पूरी तरह से अनदेखा करते हुए कि उसके पास केवल कुछ दर्जन युआन बचे थे और वह गुजारा नहीं कर पाएगी। इन 6 वर्षों के दौरान उसने एक अनजान शहर में अकेले संघर्ष किया। लैंग जिंग के हमेशा उसके साथ रहने और उसे अपने लिए कुछ पैसे बचाने के लिए कहने के लिए धन्यवाद, न कि सारा पैसा वापस भेजने के लिए। पहले तो उसे लगा कि लैंग जिंग उसके और उसकी मां के बीच फूट डालने की कोशिश कर रही है,
लेकिन जब वो घर लौटी और लैंग जिंग के सुझाव के अनुसार अपनी माँ से कुछ पैसे वापस मांगने की कोशिश की, तो उसे केवल कुछ दर्जन युआन ही मिले। उसकी माँ के शब्दों में, वह पैसा उसी के लिए बचाया जा रहा था। लेकिन उसने खुद देखा था कि उसका छोटा देवर जेब खर्च मांगता था और उसकी माँ उसे बेफिक्री से सैकड़ों रुपए दे देती थी। और उसके छोटे देवर के कपड़े, उसके जूते, ये वो पैसे नहीं थे जो उसके माता पिता आसानी से निकाल सकते थे। ये साफ तौर पर उसी के पैसों से खरीदे गए थे। इस समय तक ऐसी क्या बात थी जो उसे समझ में नहीं आ रही थी। वो हर महीने जो वेतन भेजती थी, उसमें से उसे एक पैसा भी वापस नहीं मिल रहा था। हालांकि झांग युलियांग ज्यादा दुखी नहीं थी। बचपन से ही उसके साथ कभी न्याय नहीं हुआ था। लैंग जिंग के कहने पर वापस लौटने के बाद उसने चुपचाप अपनी तनख्वाह का एक हिस्सा बचा लिया और बाकी ही वापस भेजती रही। सौभाग्य से उसने बड़े शहर में अपनी जगह बनाने के लिए काफी मेहनत की और लैंग जिंग के साथ उसका रिश्ता स्थिर था। वो बस अगले साल अपने प्रेमी को अपने माता पिता से मिलवाने और शादी करने के लिए घर लाने का इंतजार कर रही थी। उसे कभी उम्मीद नहीं थी कि हालात अभी भी ऐसे ही होंगे। उसी समय बूढ़ा झांग भी बहुत गुस्से में था। वह जानता था कि उसकी पत्नी अपने दोनों बच्चों के साथ अलग अलग व्यवहार करती है। लेकिन उसका बेटा छोटा था और वह समझ सकता था कि बड़ी बहन थोड़ा नरमी बरते। हालांकि मौजूदा स्थिति उनकी अपेक्षा से परे थी। नहीं, मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूँ। हमारी लड़की का अपना बॉयफ्रेंड है, उसे किसी ऐसे व्यक्ति से शादी क्यों करनी चाहिए जो पहले से शादीशुदा हो। घर का माहौल तुरंत तनावपूर्ण हो गया। झांग शिलियांग, जो उदासीन दिख रहा था, ने अपना पेट सहलाते हुए अधीरता से कहा, हम खाना खा रहे हैं या नहीं? मुझे भूख लगी है। सुन कुईजुआन बड़बड़ाते हुए खाना बनाने चली गई। लैंग जिंग अब भी माहौल को शांत करने में मदद करना चाहता था, लेकिन झांग युलियांग ने उसे खींच लिया। एक बेटी अपनी माँ को सबसे अच्छी तरह जानती है। झांग युलियांग जानती थी कि सुन कुईजुआन एक बार फैसला कर ले तो अपना मन नहीं बदलेगी। भले ही इस बार उसके पिता आपत्ति करें, कोई फायदा नहीं होगा। उसकी माँ चाहे कुछ बार हंगामा करे, अंत में नतीजा उसकी माँ की इच्छा के अनुसार ही होगा। चलो चलें, झांग युलियांग ने फुसफुसाते हुए कहा। लैंग जिंग चौंक गया, फिर उसका दिल बैठ गया, लेकिन अब तो हम जा नहीं सकते। इतना ही नहीं, रात हो चुकी थी और कल दिन का समय होने पर भी वे वहां से नहीं निकल सकते थे। कल नव वर्ष की पूर्व संध्या थी, वे टिकट कहाँ से खरीद सकते थे। अप्रत्याशित रूप से बूढ़े झांग ने चुपचाप अपनी सिगरेट बुझा दी और कहा, युलियांग, लैंग जिंग, मेरे साथ कुछ पड़ोसियों से मिलने चलो। झांग युलियांग अभी भी थोड़ी असमंजस में थी, लेकिन लैंग जिंग और बूढ़े झांग ने एक दूसरे को देखा और उन दोनों के बीच की अनकही समझ ने उन्हें झांग युलियांग को धक्का देने के लिए प्रेरित किया। सुन कुईजुआन अब भी उन्हें रोकना चाहती थी, क्योंकि उसे डर था कि वे भाग जाएंगे, लेकिन पास में उनका सामान देखकर उसे अब कोई परवाह नहीं रही। उनका सामान वहीं पड़ा था, इसलिए वे भाग नहीं सके। बूढ़े झांग उन्हें कहीं और नहीं ले गए, बल्कि पड़ोस में रहने वाले बाई परिवार के घर की ओर मुड़ गए। इस समय बाई परिवार के घर में बाई ये खाना बना रही थी। आंगन में प्रवेश करते ही झांग युलियांग और लैंग जिंग ने सूंघने की कोशिश की। क्या बाई परिवार खाना बना रहा है? बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। क्या इस परिवार का शेफ इतना अच्छा है? मेरे चाचा बाई के छोटे भाई बाई ये एक शेफ हैं, लेकिन मैंने पहले कभी उनके हाथ का बना खाना नहीं खाया है। खुशबू से लग रहा है कि यह स्वादिष्ट होगा। जब वे दोनों बात कर रहे थे, तभी उन्होंने सामने खड़े बूढ़े झांग को ऊंची आवाज में चिल्लाते हुए सुना, बूढ़े बाई। फिर बूढ़ा बाई बाहर आया और उसने उनका स्वागत किया। सभी के अपना परिचय देने के बाद बूढ़े झांग ने बच्चों को बाहर भेज दिया और बूढ़े बाई और उनकी पत्नी के साथ पारिवारिक मामलों पर बातचीत शुरू कर दी। दोनों परिवारों की पत्नियों के बीच भले ही आपस में अच्छे संबंध न हो, लेकिन बूढ़े झांग और बूढ़े बाई के बीच फिर भी अच्छे संबंध थे। हालांकि दोनों ही अपेक्षाकृत अंतर्मुखी थे और ज्यादा बात नहीं करते थे। जब बड़े लोग अंदर गंभीर मामलों पर चर्चा कर रहे थे, तब झांग युलियांग अपने प्रेमी लैंग जिंग को बाई भाई बहनों से बात करने के लिए खींच ले गई। झांग युलियांग को बाई ये और बाई अनान हमेशा से पसंद थे, अपने सगे देवर की तुलना में। झांग शिलियांग और बाई ये वास्तव में कहीं अधिक समझदार थे। बाई अनान प्यारी और आकर्षक थी, उसे कोई नापसंद नहीं करता था। बाई ये ने धरती से उगाई गई 3 स्वादिष्ट चीजों से भरी एक थाली निकाली और कहा, अनान, चॉपस्टिक लाओ।
चलो पहले खाते हैं। क्या इसे अंदर नहीं ले जा रहे हो? भाई हनान ने हैरानी से पूछा। बुजुर्ग झांग को कोई जरूरी बात करनी होगी। खाना बाद में ठंडा हो जाएगा, इसलिए गर्मा गर्म ही चख लेते हैं। बहन योलियांग वापस आ गई हैं और अपने जीजाजी को भी साथ लाई हैं। जल्दी से मेरा बनाया खाना चख लो। वे चारों बाहर रखी एक छोटी सी मेज के चारों ओर चार छोटे स्टूल पर बैठे थे। लैंग जिंग पर बाई ये की बहुत अच्छी छाप थी। पहली बात तो ये कि बाई ये का अपनी प्रेमिका के साथ अच्छा रिश्ता था और वह उसे जीजाजी कहकर बुलाता था, जिससे लैंग जिंग को बहुत सहज महसूस हुआ। झांग युएलियांग के सगे छोटे बहनोई के बारे में सोचते हुए झांग शिलियांग, जिसने उन दोनों को नजरअंदाज कर दिया और अपनी बहन को थप्पड़ खाते हुए ऐसे देखा जैसे कोई शो देख रहा हो, वह जानता था कि वह एक स्वार्थी और निर्दयी व्यक्ति है। इतना ही नहीं, दूसरा पक्ष कार खरीदने के लिए अपनी बहन को 300,000 युआन के बदले में देने की भी पेशकश कर रहा था। वह मात्र एक इंसान नहीं था। तो दोस्तों, पाई ये कि रोमांचक कहानी का यह सफ़र यहीं रुकता है, लेकिन रोमांच अभी खत्म नहीं हुआ है। क्या बाई ये अपने जादुई कुकिंग सिस्टम के साथ दुनिया जीत पाएगा? क्या चुनौतियां जो उसका इंतज़ार कर रही हैं? ये सब हम जानेंगे आने वाले एपिसोड्स में। अगर आपको आज का ये भाग पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके अपना प्यार ज़रूर जताएं और कहानी का कोई भी हिस्सा मिस न करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि अगला एपिसोड अपलोड होते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। आपको बाई का अंदाज कैसा लग रहा है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। मैं आपके कमेंट्स का इंतज़ार करूंगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। शुक्रिया।